हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर टीसीएस ने कराया था, ठीक है, 2025 का। इसके 8 शिफ्ट में पेपर हुआ था। टोटल 160 क्वेश्चंस आए थे। उनमें से बेस्ट 30 क्वेश्चंस मैंने निकाल लिए हैं। ये आपको टाइप वाइज ही कराऊंगा मैं, ठीक है, और चैप्टर वाइज भी होंगे क्वेश्चन, जिससे कि आप रिलेट भी कर पाए। और ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है काफी, ठीक है, तो लाइटली मत लेना। और ये क्लास बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों की तैयारी ठीक है, जिन्हें मैथ्स के बेसिक्स वगैरह अच्छे से आते हैं, वही क्लास में जाए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा तो थोड़े अप्रोचेस भी फास्ट होंगे। बट हाँ, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि हर एक क्वेश्चन हर बच्चे को समझ में आए, अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं तो। लेकिन बिगिनर के लिए बिल्कुल, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए नहीं है क्लास। और जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 देने वाले हैं, या और कोई एग्जाम जो टीसीएस कराता है वो देने वाले हैं, फ्यूचर में आईबी के एग्जाम देंगे, उनके लिए क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एसएससी वाले बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे बढ़िया, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे एक करके, सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बाकी आईबी की, एसए की 8 शिफ्ट्स के पेपर फुल लेंथ, टॉपिक वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको इस तरीके से मिल जाएगी। जैसे मैथ्स की पीडीएफ की बात करूं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कितने कितने की शिफ्ट में आए, उन क्वेश्चंस को इस तरह की पीडीएफ, जिससे आप इजीली यूज कर सकेंगे। और अगर आपको मॉक फॉर्मेट में देने हैं तो आरबी की वेबसाइट पे जाओ, फ्री टेस्ट में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के सारे पेपर फुल लेंथ, सेक्शनल और टॉपिक वाइज विद डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। वहां पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आईबी एसीआईओ के भी अवेलेबल हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। चलिए सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि भाई एक कंपनी का जो स्टॉक है ना, वो x% इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वार्टर में, और सेकंड क्वार्टर में x% डिक्रीज कर जाता है। अगर जो फाइनल स्टॉक प्राइस है वो 14% लोअर है इनिशियल प्राइस है, तो हमें बता दो x का मान क्या होगा, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, बेसिकली पहले क्या हो रही है, मेरी वैल्यू x% से इंक्रीज हो रही है, फिर x% से डिक्रीज हो रही है, तो नेट चेंज क्या होता है इस केस में, हम कहते हैं x² डिवाइडेड बाय 100, इतना नेट चेंज देखने को मिलता है। अच्छा, अब हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 40% डिक्रीज हो गई, तो नेट चेंज कितने का है, 14% का है। हमें सोल्व करके x का मान बताना है, ठीक है। ये परसेंटेज में होता है, x² डिवाइडेड बाय 100%, तो परसेंट से परसेंट आप एलिमिनेट कर देंगे, तो मेरे पास x² आ गया यहाँ पे 1400 के बराबर। तो x का मान रूट में निकालेंगे 1400। एक तरीका तो ये बेसिक होता है आपके पास कि भाई रूट में 1400 को करें और सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा तरीका क्या, ऑप्शन की मदद ले लो। आप देखेंगे यहाँ पे 37 37 37 37, तो ये वाली वैल्यू क्या है मेरी, ऑब्वियसली ये 37 के स्क्वायर से थोड़ी सी बड़ी होगी। 37 का स्क्वायर हम सभी लोगों को पता है, ये वाली वैल्यू होती है 1369, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो इससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इससे छोटा है वो है मेरे पास 1369, और आगे का निकालने के लिए आप कहेंगे सर ये 1369 प्लस कितना है 31। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है मैंने, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो, आप देखो इससे परफेक्ट स्क्वायर नंबर छोटा कौन सा है, वो है 37, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 37, जिसका स्क्वायर बनता ही है। और यहाँ पे उससे कितना ज्यादा है, 31 ज्यादा, तो यहाँ पे लिख दो 31 डिवाइडेड बाय जो ये जिसका स्क्वायर कर रहे थे हम 37 का, इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ये आएगा इसके बराबर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी करेक्ट टू डेसिमल प्लेस तक। तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस तक भी अगर हमने मिल निकाल लिया तो आपका आंसर वैसे ही आ गया। तो ये आएगा 74, ये 331 है, तो मेरे पास पॉइंट में क्या आएगा, 0.4 टाइम्स आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो मेरा आंसर आएगा 37.4। क्लियर। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, शॉर्ट तरीके वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें ये चीज समझा रखी है मैंने आपको, ठीक है। बाकी दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप यहाँ से 10 बाहर ले लेते तो रूट 14 निकालते हैं, तो रूट 14 निकालने में भी फिर आपको यही देखना पड़ता कि करेक्ट टू मतलब आपको इसे भी सिंप्लीफाई करते, बात वही आ जाती जैसे 1400 का निकाल रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है हमें, राधा की जो मंथली इनकम है वो 80,000 है, ठीक है। वो 40% हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, 20% एंटरटेनमेंट पे, 20% एजुकेशन पे खर्च करती है, फिर बचा हुआ सेव करती है, और फिर आगे स्टेटमेंट चलती जा रही है। इस तरह का क्वेश्चन पहले हम 4-5 लाइन का देख के लास्ट के लिए छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, साथ के साथ करने की जरूरत नहीं है। और करेंगे हैं तो अप्रोच क्या रहती है, एसएससी में पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, सीपीओ में भी पूछा जा चुका है सवाल। तो इनकम 80,000 है, वो पड़ा रहना दो, हम इनकम को जनरली इस तरह के क्वेश्चन में मान लेते हैं 100%। कहता है कि उसके हाउस होल्ड एक्सपेंसिस में जो खर्चा है वो है 40%,
फिर उसका एंटरटेनमेंट पे खर्चा है 20% सैलरी का, और एजुकेशन पे खर्चा है 20%। आगे कहता है कि रिमेनिंग अमाउंट को सेव कर दिया जाता है। तो अगर सेविंग की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 100% में से ये सारी वैल्यूज को हम घटाएंगे, 40 + 20 + 20 80 घटा दिया, तो ये मेरे पास सेविंग कितनी आ गई, क्या ये 20% बची। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि भाई उसकी जो इनकम है ना वो इंक्रीज कर जाती है 20% से, तो कितना बढ़ गया, इसका 20% निकालूंगा तो वैल्यू 20% ही आएगी। इनकम में ये चेंज आया। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं कितने, 10% से, तो इसका 10% निकालेंगे तो 4% आ गया। एंटरटेनमेंट पे कॉस्ट बढ़ जाती है 12% से, तो 12 इंटू में तो 24 और एक पॉइंट लग जाएगा तो 2.4%। एजुकेशन में कोई भी बदलाव नहीं आता, तो एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाया नहीं, तो ये कहेंगे हम कि 0% का चेंज है, तो इसका 0% 0। कहता है बचा हुआ पैसा क्या हुआ, सेव कर लिया गया, तो हमें बता दो सेविंग कितने % इंक्रीज हुई। आप देखेंगे यहां पे मेरी इनकम 20% बढ़ी है, बाकी में चेंज कितना कितना का आया, 4%, 2.5% और 0। 20 में से अगर मैं एक्सपेंसेस को घटा दूं तो 20 - 4 + 2.4 ये बचेगा 13.6। तो जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गई मेरी इनकम, अगर मेरी सेविंग, अगर इनकम 100% थी इनिशियल, तो सेविंग मेरी कितनी बढ़ गई, और इसका 13.6%, किसका, इस इनकम का। अगर प्रीवियस सेविंग से कंपेयर करें तो उससे कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर यहां पे आपको देखना है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 13.6 बढ़ी है, 20 पे कितना % बढ़ गया, इनटू में 100% कर देंगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा, और यहाँ पे 5 से गुना कर दूंगा तो 8 30 0 आएगा, फिर 3 कैरी फॉरवर्ड, 13 इंटू में 5 65 और 3 68%। ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आई होप पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला सवाल, ये सबसे मुश्किल सवाल था, हार्डली 1% लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे, क्योंकि एग्जाम टाइम में सोल्व कर पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, बाकी अप्रोच तो खैर बताई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अप्रोच बता देता हूं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को आई डोंट थिंक करने का कोई फायदा भी है, और आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आप एग्जाम में वैसे भी नहीं कर पाएंगे। कहता है हमारे पास चार अलॉय हैं ABCD, उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, कहता है 8 पार्ट अलॉय A का, Y पार्ट अलॉय B का मिक्स किया जाता है किससे, X पार्ट ऑफ अलॉय C एंड 6 पार्ट ऑफ अलॉय D, तो उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर का जो रेशियो बनेगा वो इतना बनेगा। तो आप ये बता दीजिए कि X और Y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई हमें इनके इतने इतने पार्ट्स को लेना पड़ेगा, है ना, फिर उनमें सारे गोल्ड वाले ऐड करेंगे, फिर सिल्वर वाले ऐड करेंगे, फिर कॉपर वाले ऐड करेंगे, और उनके रेशियो को इसके बराबर इक्वेट करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 2 रेशियो के सिंबल है, मतलब 2 इक्वेशन बनेगी, उसमें दोनों इक्वेशन को यूज करके आप X और Y का एक्चुअल मान निकाल पाएंगे। तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे सर गोल्ड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टोटल रेशियो काउंट कर लो, इनका कितना कितना सम बन रहा है। जैसे ये वाली वैल्यू बन जाएगी 10, ये बन गया 7, ये वाली वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास 10 अगेन, नहीं 7 और 2 9 12 बन गई, और ये वाली वैल्यू भी मेरे पास क्या बन गई 12। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इन सारे रेशियोज को क्या कर लो, पहले इक्वल कर दो, तो 10 7 12 और 12 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कुछ एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो 420 बन जाएगा मेरे ख्याल से, 420 इनका एलसीएम आएगा, तो इसमें 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 60 से मल्टीप्लाई, इस वाली वैल्यू में, इन सभी वैल्यूज में यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई, और इसमें भी 35 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो गया, अब रेशियो इक्वेट हो जाएंगे इतना मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर हम क्या करेंगे, मान लो पहले की बात चल रही है, गोल्ड की बात चल रही है, तो पहले मैं करूंगा 5 × 42 इंटू में फिर 8th पार्ट लेना है इसका 8, फिर सेकंड वाले में गोल्ड निकालेंगे तो 2 इंटू में 60 इंटू में Y, फिर थर्ड पार्ट में गोल्ड निकालेंगे तो 3 × 30, 5 इंटू में X, फिर फोर्थ पार्ट वाले में गोल्ड निकालेंगे तो 4 × 35 इंटू में 6। ठीक है,
ये हमारे पास क्या आ गया, गोल्ड का रेशियो आया, और ये वाला रेशियो किसके बराबर दे रखा है हमें, 7 रेशियो के, तो इसे 7K मान सकता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये आ गया 7K। ऐसे ही हमारी गोल्ड के लिए इक्वेशन बन गई, ऐसे ही हमारे पास सिल्वर की इक्वेशन बनेगी, और ऐसे ही हमारे पास कॉपर की इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन बनेगी यहाँ पे x और y है, और यहाँ पे आपको k की फॉर्म में मिल जाएगा 5K और 8K। फिर आप सिंप्लीफाई करके इसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं, भाई x की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी और k की वैल्यू मिल जाएगी। आपको x और y का मान बताना है, जो x और y की वैल्यू आएगी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वेरी लॉन्ग एग्जाम में भी छोड़ेंगे, और अगर आपके पास मान लो 10 मिनट बच जाती है और ये क्वेश्चन बच जाता है तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज करने वाला क्वेश्चन नहीं है। एक और सवाल ऐसे ही मिक्सचर का बढ़िया सवाल, तो ये वाला कर सकते हैं हम। 3 वेसल दे रखे हैं जिनकी जो कैपेसिटीज का रेशियो है वो 3:5:7 है, ठीक है। इसमें मिल्क को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, तो मिल्क रेशियो वाटर का रेशियो इनके अंदर दे रखा है तीनों वेसल के अंदर। कितना है मेरे पास, यहाँ पे 5:3 है, यहाँ पे 7:2 है, और यहाँ पे वैल्यू है 7:3। अच्छा, इनकी कैपेसिटी भी दे रखी थी 3:5:7। आगे कहता है कि भाई पहले का 1/3, मतलब जो भी इसकी कैपेसिटी का रेशियो है इसका 1/3, दूसरे का 1/5 और तीसरे का 1/7 को हमें मिलाना है और एक नया मिक्सचर तैयार करना है। तो हमें बताना है कि जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर वाटर की परसेंटेज क्या रहेगी। आप एक चीज बताओ, अगर ये इसका क्वांटिटी का रेशियो 3 रेशियो था, इसका 5 रेशियो, इसका 7 रेशियो, इसका 1/3 ले लिया, तो इसकी क्वांटिटी 1 रेशियो लेनी है, इसकी क्वांटिटी भी 1 रेशियो लेनी है, और इसकी क्वांटिटी भी 1 रेशियो लेनी है। मतलब तीनों की अब हमें क्या लेनी है, इक्वल क्वांटिटीज लेनी है। तो सम इनका क्या करना पड़ेगा हमें, अगर आप बिल्कुल बेसिक रेशियो से जाओगे तो आप कहोगे सर ये 8 रेशियो है, ये 9 रेशियो है, और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 रेशियो है। 8, 9 और 10 का एलसीएम लोगे तो 8 9 72 इंटू में 5 360 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे आपको फिर उसी हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इसमें 45 कर दो, इसमें उतना कर दो और उसमें कोई कर दो, और फिर आप अपना आंसर निकाल पाओगे। एक तरीका ये हो सकता है इसे करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, दूसरा आप लॉजिकल और अप्रोच भी सोच सकते हो कि भाई क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो मैंने कहा ये टोटल को 8 टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें किसकी बतानी है, वाटर की परसेंटेज बतानी है ना। तो वाटर कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसके अंदर वाटर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2/9 हो जाएगा, और इसके अंदर वाटर कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। इतना ही तो है वाटर इसके अंदर। अगर ये मेरे पास टोटल 1 क्वांटिटी मैंने मान ली, तो वाटर इसके अंदर कितना होगा, 3/8, ठीक है। इसके अंदर ये भी क्वांटिटी 1 मान ली, तो इसके अंदर 2/9 है वाटर, इसके अंदर क्या है, 3/10 है। टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास तीनों की मिला के, 1 + 1 + 1 ये 3 है। कितने परसेंट है, तो इंटू में 100% कर दो। अब देखो, जब ये वाली सिंपल वैल्यूज है ना, हमारे पास छोटे वेरिएबल्स होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि मैं एलसीएम लेके पूरा मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व करूं। आप डायरेक्टली, आपको पता है 3/8 क्या होता है, 37.5 होता है। 2/9 क्या होता है, 22.522 होता है। और यहां पे मेरे पास 3/10 क्या होता है, 0.3 होता है, ठीक है। अच्छा, ये 37.5 परसेंटेज में लिख रहा था ना, 100% मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 30%। और ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 3, ये मेरा क्या आंसर दे देगा, बिल्कुल दे देगा। आप यहां पे सोल्व कर लो, मेरे पास 37 और 22, ये हो गया 59 और 89, 89.5 और 2 7 72% आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 29 जाएगा, फिर 0.9 अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ जाएगा, 29.91% ये आंसर आ जाएगा, ठीक। तो जरूरी नहीं है हम एलसीएम लेके ही करें, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी 1 है, तो इसका क्या हो गया, वाटर 3/8 हो गया। 3/8 ऑफ 1 क्या होगा, 3/8 ही होगा। 2/9 ऑफ 1 क्या होगा, 2/9 ही होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अलग अलग अप्रोचेस आपको आनी चाहिए, जिससे कि जो एग्जाम में बेस्ट बैठे वो कर लो। अब जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, मैंने आपको करवाया था शॉर्ट तरीका क्या है, और उसी से करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। और ये बच्चे कर नहीं पा रहे थे, 5% बच्चों ने करा था ये क्वेश्चन सोल्व। सिर्फ कहता है कि तन्मय और समय एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो भाई, तन्मय और समय से कुछ याद आया,
स्टैंड अप कॉमेडियन के काफी बड़े फैन लगते हैं ये लोग, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया। तन्मय और समय ने एक बिजनेस की शुरुआत करी जिसमें तन्मय ने 87,000 ज्यादा निवेश करे समय से 7 महीने के लिए, समय ने इन्वेस्ट करे 5 महीने के लिए। टोटल प्रॉफिट अगर 5615 का है तो तन्मय का शेयर समय के शेयर से इतना ज्यादा है, तो हमें बताना है तन्मय ने कितना निवेश किया। मैंने पूरी स्टेटमेंट इसलिए पढ़ी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना, आप बस ये देखो कि फाइनली हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है कि तन्मय ने कितना इन्वेस्ट किया। तो तन्मय ने जो पैसे निवेश करे उसे मैं मान लेता हूं टी। हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो तन्मय की इन्वेस्टमेंट हो गई टी। तन्मय ने 87,000 ज्यादा निवेश करे थे समय से, तो समय ने कितना करा होगा, तन्मय में से 87,000 घटा दो, कितना समय ने निवेश करा। तन्मय ने 7 मंथ्स के लिए पैसा निवेश करा और समय ने पैसा निवेश किया 5 मंथ्स के लिए। तो क्या ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। आगे क्या आता है, टोटल प्रॉफिट 5615 का है, जिसमें जो शेयर है तन्मय का वो समय से इतना ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं तन्मय माइनस समय, ये वाली वैल्यू दे रखी है 1123, इनके प्रॉफिट की बात कर रहा हूं यहां पे मैं। तन्मय का प्रॉफिट माइनस समय का प्रॉफिट, तन्मय का प्रॉफिट प्लस समय का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है मुझे, ये दे रखा है 5616। अच्छा ये बताओ यहां पे मेरे पास प्रॉफिट का रेशियो, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक्चुअली में चाहिए तन्मय का प्रॉफिट रेशियो समय का प्रॉफिट, है ना, यही तो रेशियो चाहिए। तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू से मतलब है, इनके रेशियो से मतलब है। जब हमें इस तरह की चीजें दे दी, आप डिवाइड कर दोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनर बना रहा है, 5615 है ये, वो क्या करता है, वो इस तरह की वैल्यूज देता है कि ये आपस में कट जाए। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू अगर मैं रेशियो में निकालूं, क्योंकि जिस फॉर्म में मेरे को दे रखा है यहाँ पे कंपोनेंडो इंडिविडेंडो लगा के मैं तन्मय और समय का रेशियो निकाल सकता हूँ। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5। इसे मैं उल्टा करके लिख देता, ज्यादा सही रहता, तन्मय का प्रॉफिट प्लस समय का प्रॉफिट, ये आ गया 5 रेशियो, तन्मय का प्रॉफिट माइनस समय का प्रॉफिट, ये वाला आ गया 1 रेशियो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जैसे ही लगाएंगे तो आप देखते हैं इधर तो बचता है मेरे पास तन्मय का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय समय का प्रॉफिट पढ़ा रखा है, और ये वाली वैल्यू पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, डेट इज 5 + 1, और यहाँ पे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को घटा दो 5 - 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 6/4, मतलब 3:2। अगर इतना पार्ट आपने कर लिया तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रह गया, ये वाली वैल्यू 3:2। जो पहली बार ये वाला सॉल्यूशन मेरा देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है या लंबा लग सकता है, बाकी कुछ भी नहीं लगता, ये वाला काम मन में हो जाता है, ये आपको खुद मैनुअली करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो भाई ये 14t आ गया, यहाँ पे 5 × 3 15t, तो यहाँ पे बचेगा t, और इस साइड मेरे पास ये देखो, ये इधर क्या बचेगा 15 इंटू में दिस, जो कि इधर आ जाएगा बाद में जाके, तो 15 इंटू में 8700, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या हो गई, 3 0 तो लास्ट में आ गई, 5 को 7 से करूंगा तो 5 आएगा। ऑप्शन भी देख लो, लास्ट में 3 0 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, भाई यही करेक्ट हो सकता है, बाकी तो कोई ऑप्शन करेक्ट ही नहीं है। क्लियर, ये कंपोनेंट एंड डिविडेंड वाला पार्ट समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल लेते हैं ऐसे कि, हालांकि हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या था, परवीन और हेमंत ने एक बिजनेस की शुरुआत करी, परवीन ने 83,000 ज्यादा निवेश करे हेमंत से 7 महीने के लिए, और लास्ट में परवीन का निकालना है। तो मैं मान लेता हूं परवीन ने P इन्वेस्ट करा कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। ठीक है, हेमंत ने कितना इन्वेस्ट करा होगा, परवीन ने हेमंत से 83,000 ज्यादा करा है, तो हेमंत ने परवीन से 83,000 कम निवेश किया। हेमंत ने परवीन से 83,000 कम निवेश किया। हेमंत ने कितने महीने के लिए निवेश किया, 3 महीने के लिए निवेश किया। ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, इतना, और परवीन का शेयर जो ज्यादा है हेमंत के शेयर से वो इतना है। तो आप कहेंगे सर यहां पे मेरे पास परवीन का प्रॉफिट प्लस हेमंत का प्रॉफिट ये कितना दे रखा है 5342, परवीन का प्रॉफिट माइनस हेमंत का प्रॉफिट ये कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है 2671। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, इसका दोगुना ही दिख रहा है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो परवीन का प्रॉफिट रेशियो हेमंत का प्रॉफिट 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो ये आ गया 3:1, ये आ गया 3:1, खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 × 3 9p - 7p, ये बचा 2p, और ये वाली वैल्यू कितनी 3 × 3 9, 9 इंटू में 83,000,
ये इधर चला जाएगा। सोल्व करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करना और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 4 ऑप्शन देख लो भाई, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 0 1 0, ये वाला पार्ट 830 ही कट जाएगा 2 से, तो 2 0 तो बची रह जाएंगे। तो यही आंसर हो सकता है। क्या कोई आंसर और पॉसिबल है इसके अलावा? नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 1 मिनट के अंदर डुएबल क्वेश्चन है अगर आपको सही मेथड्स पता है। और आपने पुरानी, अगर मेरी, ये तो अभी आईबी का पेपर हुआ, इससे पहले मैंने रेलवे का कोई पेपर सोल्व कराया था, अगर वो वाली वीडियो देखी होगी आपने तो आईबी में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। इसलिए मैं कहता हूं जो टीसीएस के पेपर है सारे रेलिवेंट है आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरबी ग्रुप डी या जो भी एग्जामिनेशन टीसीएस करा रहा है, सेम ही क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला सवाल देखिए, एक ट्रेडर ने 250 आर्टिकल्स खरीदे, सभी का प्राइस सेम है, ठीक है। 60% आर्टिकल्स को 40% के प्रॉफिट पे, 1/5 को 25% के लॉस पे और रिमेनिंग को बेच दिया। लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के लॉस पे। तो हमें बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा इस ट्रांजेक्शन में। किस तरीके से कर सकते हैं? मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है। मैं मान लेता हूं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 है, ठीक है। तो 250 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 250 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। उसने 60% इसके बेच दिए 40% के प्रॉफिट पे, तो इसके 60% निकालोगे तो 250 का 60% कितना आ गया, 150। 150 को बेचा 40% के प्रॉफिट पे, तो इसका 40%, ये मेरा क्या हो गया, पहला प्रॉफिट। आगे 1/5 ऑफ देम, इसका 1/5 निकालूंगा तो भाई कितना हो गया, 50। उसे बेचा 25% के लॉस पे, तो 50 पे ले लिया 25% का लॉस। आगे कहता है भाई जो रिमेनिंग है उसे लॉस पे बेचा कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स के। अच्छा, अगर मैं रिमेनिंग की बात करता हूं तो रिमेनिंग कितने बचे मेरे पास, 150 अलग हो गए, 50 अलग हो गए, 200, 250 में से 200 को घटाया तो बचे 50। इन्हें कितने पे बेचा भाई, कॉस्ट प्राइस के 5 आर्टिकल्स के लॉस पे। तो भाई कॉस्ट प्राइस 5 आर्टिकल्स का कितना है बताओ। एक आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस मैंने 1 माना था, तो 5 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, 5 ही तो होगा। अगर आप लॉस में देखना चाहते हैं तो 5 कितना है, 50 का। आप कहेंगे सर 10% है, तो मैं इसका 10% कह सकता हूं इसके लॉस पे, वरना आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली -5 भी लिख सकते थे, मतलब खाली 5 भी लिख सकते थे। ये 5 का लॉस हुआ, ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये टोटल मेरा प्रॉफिट या गेन है परसेंटेज की टर्म्स में। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 250। सोल्व कर लो, आपको क्या मिल गया, आपका डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा परसेंटेज के टर्म्स में, ठीक है। अगर आपको वैल्यू की टर्म्स में निकालना था तो इसमें ये वैल्यू मिलती मेरे को, पहले प्रॉफिट की फिर दूसरे लॉस की, और यहाँ पे वैल्यू सीधा क्या आ जाता मेरे पास भाई, यहाँ पे सीधा आ जाता 5 माइनस का, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते थे। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली कुछ चीजें कट जाएंगी आई थिंक, जैसे 50% से कट जाएगा 5, और ये वाली वैल्यू 3, 50 से काटा और ये 50 कट गया। 120% माइनस 35%, डेट इज 85% डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया मेरे पास 17%। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, फटाफट से देखिए। कहता है एक सेल होती है जिसमें 30% गुड्स को 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, 20% रिमेनिंग को 37% प्रॉफिट पे, और जो अब भी बच गए उन्हें 48% लॉस पे। तो ओवरऑल आपको बताना है कि अगर लॉस x% का हुआ है तो x का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर 30% गुड्स को कितने पे बेचा जा रहा है, 40% के प्रॉफिट पे, ठीक है। रिमेनिंग का 20%, तो रिमेनिंग 30% बिक गए तो बचे 70%। 70 का 20% निकालूंगा तो 14% रह गया। इसे बेचा जा रहा है 37% के प्रॉफिट पे, और जो अब भी बच गए तो कितने हो गए, 30 + 14, 44% को बेच दिया, तो 100 में से 44 घटाएंगे तो 56% रह गया। इसे बेचा गया कितने पे, 48% के लॉस पे। तो हमें बताना है कि भाई टोटल पे कितने का नुकसान हुआ। अगर x% का नुकसान हुआ तो टोटल मेरे पास कितना है, 100% आर्टिकल्स हैं तो 100% से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी। पॉजिटिव वैल्यू विल रिप्रेजेंट
और प्रॉफिट, और नेगेटिव में आया तो लॉस। यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव में दे रखा है कि लॉस होगा, तो भाई जो वैल्यू आएगी वो आपको बता देना है। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भाई क्या मान आएगा मेरे पास, 30 इंटू में 40, 14 इंटू 37 करेंगे तो 14 7 जा 98, 9 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास, और ये भाई 1% हटा दो, 1% तो सारा मेरा यहाँ से कट जाएगा ना, ठीक है। तो 1% हटा दिया तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू चल रही है, लास्ट में डिवाइडेड बाय 100 है, वो एज इट इज बाद में हटा देंगे। तो यहाँ पे 14 7 जा 98, 9 कैरी फॉरवर्ड 51, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लस 48 इंटू 56 करना है। तो आप देखेंगे 54 से क्या है, 52 से 4 ज्यादा है, ये 52 से 4 कम है। इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो 52 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 52 का स्क्वायर तो पता है 2704 होता है, और माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो ये वाली वैल्यू घटा के मेरे पास 2688 आ जाएगी, और ये किसका आएगा, नेगेटिव का। सोल्व करके आंसर बताएंगे अपना। तो ये 1718 हो गया। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 70 और 9, माइनस का 970 बच गया, डिवाइडेड बाय 100, तो ये माइनस का 9.7, मतलब लॉस हो गया 9.7% का। ठीक है, चलें आगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ, इनके भी बेस्ट 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और जो टेस्ट सीरीज है आरबी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज खास तौर पर। तो ये लगाइए अपने एग्जामिनेशन, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। कॉम्बो टेस्ट सीरीज में सारी टेस्ट सीरीज एक ही प्लान में मिल जाती है। और जो कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट क्लासेस लेना चाहते हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन की, तो आप ऑफिसर बैच से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल फिर से बड़ा खतरनाक सा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, कुछ इस तरीके की चीजें दे रखे हैं। बड़ा सा पहले थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि समझ आए, फिर हम सोल्व भी कर लेंगे। ये सेकंड हार्डेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से दूसरे नंबर का। क्या टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। देखो, एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो 3 तरह के कोर्सेस ऑफर करता है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा कोर्स में 9000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, बीटा में इतने ने और गामा ने इतने ने। ठीक है, अगले साल क्या, जो प्रेजेंट महीना, इसमें क्या होता है, अल्फा के कोर्सेज जो बिकते हैं वो 25% से बढ़ जाते हैं, बीटा के 10% से घट जाते हैं, और गामा के 30% से बढ़ जाते हैं। अल्फा कोर्स पे इंस्टीट्यूट 50 रुपए पर एनरोलमेंट कमाता है, बीटा पे 65 रुपीज और गामा पे 80 रुपीज पर एनरोलमेंट कमाता है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने 7% का प्रमोशनल डिस्काउंट दिया है गामा कोर्स पे की फीस पे करंट महीने में। तो हमें बताना है कंपनी की टोटल जो अर्निंग है वो कितने % से बढ़ जाएगी कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेस। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल है। देखो ध्यान से समझना, हमसे एक अर्निंग की पूछी है। अर्निंग किस पे डिपेंड करेगी, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो पर स्टूडेंट रेवेन्यू पर स्टूडेंट, तो ये हमारे क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करता हूं तो हमें इंक्रीज इन इनकम बताना है कि हमारे इनकम कितने % बढ़ गई। तो हमारी एक्चुअल इनकम मैटर नहीं करेगी, हमारे इनकम का क्या मैटर करेगा, रेशियो की हमारी इनकम क्या हो रही है। आप कहेंगे सर पहले मेरे पास कोर्सेज में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट था 9000, 11000 और 7000। क्या मैं लिख सकता हूं जो स्टूडेंट्स ने एनरोल किया वो 9 रेशियो 11 रेशियो मैं लिख सकता हूं यहां पे 7, इस रेशियो में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है। अच्छा, अर्निंग की बात करेंगे, अर्निंग का रेशियो इन तीनों कोर्सेज में क्या होगा। आप कहेंगे सर पहले में क्या है, अल्फा में एक बच्चे पे 50 रुपए कमाए जा रहे हैं, तो 9 बच्चों पे कितना, 9 इंटू 50। बीटा में एक बच्चे पे 65 रुपीज कमाए जा रहे हैं, तो 11 इंटू 65। और गामा में एक बच्चे पे 80 रुपीज कमाए जा रहे हैं, तो 7 इंटू में 80। तो अभी के हिसाब से जो इनका अर्निंग का रेशियो है प्रेजेंट मंथ के अंदर, वो आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, मतलब जो स्टार्टिंग में चल रहा था, अभी जो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वो बात की बात है। आप यहाँ पे 5 से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 90, ये मेरे पास 13 इंटू 11 143, और ये मेरे पास आ जाएगा 16 इंटू में 7 112। ठीक है, तो अभी जो इनका इंस्टीट्यूट का जो प्रॉफिट का रेशियो है वो इतना है।
अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट बढ़ जाती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसी रेशियो से इनकम भी इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्होंने कहा कि भाई अब चेंज क्या हो रहा है, जो अल्फा में स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं वो 25% से बढ़ गए, बीटा में के अंदर डिक्रीज कर गए 10% से, और जो गामा है उसके अंदर इंक्रीज कर गए 20% से, 30% से। बट ये भी दे रखा है कि भाई गामा के अंदर क्या हो रहा है, 7% प्रोमोशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है गामा कोर्स पे। अब गामा कोर्स पे 7% डिस्काउंट दिया जाएगा तो ओवरऑल एक्चुअली टोटल वैल्यू को इंपैक्ट करना चाहिए, लेकिन यहां पे इनका क्या करना है, क्वेश्चन ने थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। इन्हें यहां पे लिखना चाहिए था जो 7% प्रोमोशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, गामा कोर्स से जो प्रॉफिट हो रहा था उस प्रॉफिट पे दिया जा रहा है, क्योंकि कोर्स की फीस तो कहीं ज्यादा होगी और उसके अंदर इंस्टीट्यूट के खर्चे भी होते हैं, जाके जो प्रॉफिट बचता है वो हमें प्रॉफिट की वैल्यू दी गई थी कि भाई ये 50 है, ये 65 है और ये वाली वैल्यू 80 है, ठीक है, ये प्रॉफिट की वैल्यू है। तो अगर टोटल वैल्यू मान लो हमारे पास एक कोर्स है जिसकी कीमत है 165 रुपए, ठीक है, हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं उस पे 65 रुपीज, तो कॉस्टिंग कितनी आ गई 100 रुपए, मतलब 100 रुपए तो हमारी कॉस्टिंग है, बच्चे से हमने कितना 165 लिया। अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूं, प्रोमोशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जनरली बच्चों को प्रोमोशनल डिस्काउंट किस चीज पे दिया जाता है, उसकी वैल्यू पे दिया जाता है। तो आप कहेंगे सर 165 पे 7% दिया गया है, लेकिन एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाया उसने क्या कहा कि उसने इसी वैल्यू पे 7% का डिस्काउंट दे दिया जो प्रॉफिट था। समझ में आ रही है ये चीज? तो इसलिए क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम आंसर निकालेंगे वो उसी तरीके से निकलेगा जब हम जो इंक्रीमेंट मतलब जो कमाई है उस पे ही 7% का डिस्काउंट लगा रहे हैं, तब जाके निकलेगा। तो आप कहेंगे सर हालांकि इसके अंदर स्टूडेंट 30% बढ़ गए, लेकिन क्या हुआ, 7% का प्रोमोशनल डिस्काउंट हुआ, तो इसमें दो चेंज आए, 30% इस वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन 7% का सक्सेसिव डिक्रीमेंट भी हुआ जो कि प्रमोशन दे दिया गया। तो 30 और 7 का नेट कितना होता है, 30 प्लस -7 प्लस 30 इंटू में -7 डिवाइडेड बाय 100, इफेक्टिव अगर हम लगा दें तो ये वैल्यू बनेगी, और ये वाली वैल्यू मेरे पास टोटल कितनी हो गई 23 माइनस 2.1, तो ये 20.9% आ गई। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा, तो यहां पे जो चेंज देखने को मिलेगा वो हो गया 20.9% का, ठीक है। अब नेट चेंज देख लो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 90 का 25%, फिर मेरे पास यहां पे 143 का 10% माइनस 10% है, और 112 का 20.9%। डिवीजन में क्या आ जाएगा, इन तीनों का सम आ जाएगा, सम करेंगे तो ये 155 प्लस 90, सॉरी 255 प्लस 90 345, दिस विल बी माय आंसर। इसमें कुछ कट रहा है, कट तो कुछ अलग से नहीं रहा, तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके आपको क्या मिलेगी, अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज की टर्म्स में बताना है, तो 9 को 25 से करेंगे तो 2250 आएगा, ये मेरे पास माइनस में 1430 आएगा, और प्लस में यहां पे करेंगे तो 20.9 को अगर हमें करना है तो इसे 21 माइनस 0.1 लिख सकते हैं, 21 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू 2 जा 42, 4 कैरी फॉरवर्ड 5, 2 कैरी फॉरवर्ड 2 3, और माइनस में मेरे पास यहाँ पे 0.1 करेंगे तो 11.2, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 40.8, 2340.8। एक परसेंटेज को अगर आप बाहर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बाहर ले सकते हैं, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 345, दिस विल बी माय आंसर। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये अभी ना, ठीक है। क्या बनेगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 820 बन गया, 820 इसमें जोड़ूंगा तो 3160.8, 3160.8 डिवाइडेड बाय 345,
ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकाल लेंगे, मेरे पास लगभग 9 कुछ जाएगा, है ना, 9 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, इट विल टेक टाइम, करने में टाइम लगेगा डेफिनेटली, तो इसलिए मुश्किल क्वेश्चंस में से एक था, फिर भी मैंने करा दिया। आगे का सवाल जैसे ये वाला थोड़ा सिंपल है, इस तरीके का भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। एक आदमी ने एक आर्टिकल को बेचा 728 का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद एमआरपी पे, एमआरपी दे रखा है इतना, पहला डिस्काउंट D% का था और सेकंड डिस्काउंट था क्या, वो रुपीज में इक्वल था फर्स्ट डिस्काउंट के। तो हमें बताना है डी का मान क्या होगा। रुपीज में इक्वल फर्स्ट डिस्काउंट का मतलब क्या, मान लो मेरे पास कोई एक आइटम है 100 रुपए की, ठीक है, मैंने इस पे दे दिया 20% का डिस्काउंट, तो आप कहेंगे सर 20% कितना हो जाएगा, 20 रुपीज, तो ये रह गया मेरे पास 80 का। अब जो सेकंड डिस्काउंट दे रहा हूं वो रुपीज में इक्वल है किसके, पहले डिस्काउंट के, तो यहाँ पे भी फिर मैं 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये रह गया 60। तो आप कह सकते हैं कि भाई परसेंटेज में ये पहले 20% का था, अब भी मैं इसमें सक्सेसिव परसेंट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ओवरऑल पे अगर मैं दे देता यहाँ पे 20% की जगह 2 × 20%, तो मेरे पास यही वैल्यू आ जाती ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई एमआरपी है, उस पर अगर D% का डिस्काउंट दिया है और दोबारा सेम वैल्यू का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं 2D% का मैंने इस पे डिस्काउंट दिया और मेरे पास फाइनल वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, तो एमआरपी इंटू में 100 माइनस 2D डिवाइडेड बाय 100, ये वाली वैल्यू आएगी सेलिंग प्राइस के बराबर। क्या कंसेप्ट समझ में आ गया? तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे एमआरपी मेरे पास कितना दे रखा है, 2275 दे रखा है, 100 माइनस 2D डिवाइडेड बाय 100 और ये वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस की 728 दे रखी है। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे सर सीधा यहाँ पे पहले तो 25 से काट दो, तो ये आ जाएगा 4 और ये 91 से वो आपको दिख जाएगा कटते हुए 8 टाइम्स, तो 8 × 4 32, 100 में घटाऊंगा तो 68 और फिर 2D उधर बचेगा तो 2 से डिवाइड कर दिया तो D का मान आ गया 34। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? अगला सवाल इसी तरीके का है, ठीक है, बिल्कुल इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 1320 है, 100 माइनस 2D डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे और ये वाली वैल्यू आ गई 462 के बराबर। आपको बताना है D का मान क्या होगा। सोल्व करो, एक जीरो से ये एक जीरो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कटेगा, ये 2 से काट देंगे तो ये वाली वैल्यू 5 आ जाएगी और ये 66 आ जाएगा। अब आगे कट नहीं पाएगा तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 66 को इसे काटना पड़ेगा। कट रहा है क्या, 7 टाइम्स चला जाएगा, आप देखेंगे तो पूरा ये आ गया 35, 100 माइनस 35 डेट इज 65, ये 2D के बराबर और D का मान कितना 32.5। ठीक, अगला सवाल हमारे पास कहता है 3 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, एक है अरुण, एक है भव्य और एक है चित्रा। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट करते हैं और उसके लिए 98,000 की फंडिंग इन्हें मिल जाती है। अब ये जो नंबर ऑफ आवर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं, 5:7:8 में करते हैं। अरुण ने 8 महीने काम किया, भव्य ने 12 महीने और ये चित्रा ने 9 महीने। आगे कहता है कि अगर जो इनकी फंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी है किस बेसिस पे, रेशियो ऑफ आवर्स कंट्रीब्यूटेड एंड द ड्यूरेशन पार्टिसिपेटेड। मतलब ये आवर्स जो कंट्रीब्यूट करें और ये है ड्यूरेशन, इन दोनों को मिला के जो है फाइनल कंट्रीब्यूशन इनका कैलकुलेट होना है। तो हमें बताना है कि भव्य को कितना मिलेगा। देखो, हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़े इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे जब ये क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिसर्च आवर्स दे रखा है ना ये, तो भाई जब आवर्स की बात हो रही है और महीने की बात हो रही है तो भाई सारे महीनों का मिला के भी आवर्स के फॉर्म में दे सकते हैं। तो इसमें ये दे सकते थे पर डे कंट्रीब्यूशन आवर्स, तो चीजें क्लियर हो जाती कि भाई एक दिन में इतने इतने घंटे का रेशियो है इनके काम करने का और इतने इतने महीने काम किया है, तो आप टोटल ड्यूरेशन निकाल लेते और उससे आपको इजीली जिस रेशियो में उन्होंने काम किया उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट जो फंडिंग इकट्ठी हुई है वो बढ़ जाती। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया कि इन्होंने कहा कि जो आवर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये वो अलग दे दिए, महीने जो दिए हैं वो अलग दे दिए और जो फाइनल जो इन्हें पैसा मिलेगा दोनों के कंट्रीब्यूशन से मिलेगा, मतलब दोनों पे बेस्ड होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल हो दोनों पे बेस्ड हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इनके आवर्स हो गए
तो बेसिकली आप इसे इस तरीके से समझिए कि एक दिन में ये इतने इतने घंटे कंट्रीब्यूट करते हैं और इन्होंने इतने इतने महीनों तक कंट्रीब्यूशन करा, तो जो फाइनल रेशियो होगा वो जितना इन्होंने टाइम दिया प्रोजेक्ट के लिए उस रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो हम इसमें क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8 रेशियो 7 × 12 रेशियो में 8 × 9 निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ा घुमा के पूछा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको जो तरीका है वैसे ही फॉलो करना है। 4 से काट देंगे तो ये आ गया 2, तो 10 रेशियो 21 रेशियो 18 आ गया। आगे कुछ कटेगा नहीं, हमें बताना है कि इन्हें भव्य को कितना पैसा मिलेगा। तो ये तो 21 रेशियो, 21 का मल्टीपल अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर होना चाहिए। 4 ऑप्शन में 21 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए है, तो वो आंसर आएगा, वरना आप बेसिक से निकालोगे तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 39 49 रेशियो किसके बराबर हो गया। टोटल फंडिंग इन्होंने कितनी ली थी, 98,000 की ली थी, तो 1 रेशियो 2000 के बराबर हो गया। भव्य का है 21 रेशियो, तो 21 इंटू में 2000, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42,000। ठीक है, अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है कि एक रिजर्वायर में 3 पाइप लगे हुए पी क्यू एंड आर। पाइप पी और क्यू को खोल दिया जाए तो ये एक एम्प्टी रिजर्वायर को 12 घंटे में भर सकते हैं। तो पाइप पी और क्यू मिलके एक एम्प्टी रिजर्वायर को 12 घंटे में भर सकते हैं। क्यू और आर को खोल दिया जाए तो ये 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप पी रिजर्वायर को 3 टाइम एज फास्ट भरता है पाइप आर से, मतलब पी और आर की एफिशिएंसी का रेशियो ये दे रखा है 3:1। आगे कहता है कि तीनों पाइप को मिलके एक खाली रिजर्वायर को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर टाइम दे रखा हो तो टोटल वर्क इनका एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कितना, 48। तो आप कहेंगे सर पी और क्यू की एफिशिएंसी 48 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 4, और क्यू और आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। अच्छा, यहाँ पे मेरे को पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी दिख रही है, क्यू प्लस आर की दिख रही है, और पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो भी दिख रहा है। हालांकि ये रेशियो इस वाले रेशियो से मेंटेन्ड नहीं है। ठीक है, तो आप क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें से और इसमें अगर मैं डिफरेंस ले लूं तो क्यू कट जाएगा, तो मैं कहूंगा 4 - 3 1 रेशियो। ये किसके बराबर आ गया, पी माइनस आर। पी और आर की एफिशिएंसी का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे पी की एफिशिएंसी और आर की एफिशिएंसी 3:1 है, इनका डिफरेंस है 2 रेशियो। आपके ऊपर आप कैसे करना चाहें, या तो इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसमें हाफ से कर दो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ, इधर ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, इधर कर देते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1/2 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, तो ये इनका डिफरेंस 1 रेशियो मेंटेन हो गया। तो आप कहेंगे सर पी की एफिशिएंसी है 1/1.5 और आर की एफिशिएंसी है 0.5। ठीक है, पी की निकल गई 1.5, P प्लस क्यू की है 4, तो क्यू की कितनी आ गई भाई 2.5, और R की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, R की 0.5। हालांकि मेरे को निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप कहते हैं सर P प्लस क्यू प्लस R तीनों को मिलके रिजर्वायर को भरना है। टोटल वर्क कितना है 48, P प्लस क्यू का है 4 और R का कितना आ गया था 0.5, तो ये वाली वैल्यू 48 डिवाइडेड बाय 4.5, ये वाली वैल्यू 9/2, तो ऊपर 96 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 9। आप कहेंगे सर 10 घंटे, फिर 6/9 होता है 2/3, तो 2/3 R को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू में 60 मिनट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 40, 10 R और 40 मिनट। दिस विल बी माय आंसर। क्लियर, इस तरीके से देखा जा सकता है। अगर आप इस मेथड से, एरो मेथड से नहीं जानना चाहते, पूरा रेशियो लेके ही चलना चाहते हैं, तो वैसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक सर्कुलर पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर 2 है, उससे 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक सिलेंड्रिकल टैंक में पानी जाता है। सिलेंड्रिकल टैंक का हमें रेडियस 80 दे रखा है, तो हमें बताना है कि कितने 20 मिनट के अंदर लेवल कितना राइज करेगा, सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है। तो देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक कुछ इस तरीके का हो सकता है जिसका हमें रेडियस दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अब जब पानी आएगा तो एक सर्कुलर पाइप से आएगा। पाइप किस तरीके का होता है हमारा, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसकी सर्कुलर ओपनिंग रहती है। और अगर हम बात करें इसका डायमीटर हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस हमें दे दिया 1, और इससे पानी फ्लो कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो चीजें सेंटीमीटर में है, तो 4 मीटर पर सेकंड को मैं 400 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, तो ये चल रहा है। तो आप ये बताओ
1 सेकंड के अंदर कितना पानी इसके थ्रू ट्रेवल हो जाएगा? आप कहेंगे सर सिलेंड्रिकल शेप है, लेंथ में 1 सेकंड के अंदर 400 सेंटीमीटर जाएगा, तो ये बेसिकली इस सिलेंड्रिकल पाइप की हाइट की तरह काम करेगा। और वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप कहेंगे सर पाई, और इसमें रेडियस कितना है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू में 400, ये 1 सेकंड में पानी इस पाइप के थ्रू इस सिलेंडर के अंदर जाएगा। 20 मिनट्स में कितना जाएगा? आप कहेंगे सर 20 से गुना कर दिया और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड है, इंटू 60, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी ट्रांसफर होगा। अब ये सिलेंडर में डालना है जिसका पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम होगा पाई, रेडियस इसका दे रखा है 80, तो 80 इंटू में 80, और हाइट हमें निकालनी है कि कितने लेवल तक पानी राइज करेगा। तो पानी डालने के बाद मैं मान लेता हूं ये एच लेवल तक राइज करेगा, तो यही इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो यहां से सोल्व करके हमें एच का मान निकालना है। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। आप देखेंगे पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे 20 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 से काटूंगा तो ये 100, और फिर 0 से एक 0 रह जाएगी, तो यहाँ पे रह जाएगा 10, और यहाँ पे 8 से काटना है अगर तो 5, और 4 से इसे काटूंगा तो 15। तो मेरे पास यहाँ पे हाइट आ गई 75 सेंटीमीटर। क्लियर है क्वेश्चन? इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा ये रिपीट ही कर गया क्या? अच्छा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये बताना है कि भाई पानी राइज कितना होगा 16 मिनट्स के अंदर। तो होमवर्क में कर रहे हैं ना, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन जैसी। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करा था? 20 से मल्टीप्लाई करा था। यहाँ पे 16 से करना है, तो 75 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 16, ये रिजल्ट बन जाएगा आपका अगले क्वेश्चन का। तो 4/5, 5 से काटूंगा तो 15 इंटू में 4, 60। अगले क्वेश्चन का आंसर 60 है क्या? 60 आ जाएगा। ठीक है, वो आप सोल्व कर लेना, बेसिक से करना है तो, वरना मैंने डायरेक्टली आपको बता ही दिया। बिल्कुल सेम वैल्यूज के साथ क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में क्या आता है, एक 900 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है जिसमें ए और बी सेम टाइम पे मूव करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद रनर ए की 6 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और यहां पे जो रनर बी है उसकी स्पीड दे रखी है हमें 4 मीटर पर सेकंड। कहते हैं कि वो 90 सेकंड का ब्रेक लेते हैं हर 15 मिनट रनिंग करने के बाद। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल टाइम उन्हें कितना लगेगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 8th टाइम मिलेंगे, एक्सक्लूडिंग द इनिशियल पोजीशन एट टाइम 0। टाइम 0 पे जब वो दोनों यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, उस पोजीशन को इंक्लूड नहीं करना है। हमें बताना वापिस वो 8वीं बार यहां पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट पहला हमारे पास मेथड क्या होता है, हम कहते हैं भाई ये पहली बार कब मिलेंगे, उसका फॉर्मूला होता है जो हमें ट्रैक डिस्टेंस दे रखा होता है, इट इज 900, इसे लिख दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होते हैं, जितने भी लोग हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो मैटर नहीं करता, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है। आप कहते हैं सर इनका क्या ले लो, आप इनका ले लो HCF, और ये है मेरे पास 4 और 6। 4 और 6 का HCF लूंगा तो 2 आ जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 450। मतलब 450 सेकंड्स के बाद वो यहाँ पे फिर से मिल जाएंगे। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ पे टोटल 8वीं बार मिलना है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 450 इंटू में 8 हो जाएगा, ये तो टाइम जाएगा। लेकिन ये भी दे रखा है कि हर 90 सेकंड का ब्रेक लेंगे वो हर 15 मिनट के बाद। 15 मिनट कितना होता है, 15 इंटू में 60, ये वाली वैल्यू होगी 900। 900 सेकंड्स के बाद वो क्या लेंगे, 90 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे। यहाँ पे टोटल कितने सेकंड्स अगर वो डायरेक्ट चलते रहते बिना रुके तो वो ट्रेवल करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 को अलग मल्टीप्लाई कर दो तो 900 इंटू में 4 हो जाता। ठीक है, अगर आप इस 900 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आएगी 4। लेकिन जब लास्ट वाले मोमेंट पे वो मिलेंगे उस टाइम पे तो उन्हें ब्रेक की जरूरत नहीं है, उनका डिस्टेंस 8वीं बार वो मिल चुके हैं, वो ब्रेक काउंट नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास इसमें 3 टाइम्स, 3 ब्रेक लिए जाएंगे 90 सेकंड्स के, तो 90 इंटू में 3, ये आएगा मेरे पास टोटल टाइम जो उन्हें लगेगा 8वीं बार मिलने में। क्लियर? देखो हर 900 सेकंड के बाद मिल रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 3600 सेकंड के बाद वो 8वीं बार नॉर्मल तरीके से मिल लेते हैं अगर चलते रहते। लेकिन हो क्या रहा है, बीच में 900 सेकंड के बाद वो क्या ले रहे हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं 90 सेकंड का। जब आखिरी बार होगा, जब 3600 जो ये वाली वैल्यू 900 से काटूंगा तो ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो आखिरी बार वाला जो ब्रेक है वो काउंट नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे वो 8 बार मिल चुके होंगे।
तो इसलिए 3 ही काउंट करेंगे। तो 90 इंटू में 3 ये ब्रेक टाइम हो गया, ये टोटल चलने वाला टाइम हो गया। तो हमारे पास ये टोटल टाइम निकल के आया। अब हमें अगर ये मिनट्स में बताना है तो आप यहाँ पे 60 से डिवाइड कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 60 से काटूंगा तो 15 आएगा, 15 इंटू में 4 ये हो गया 60। अब यहाँ पे इसे काटूंगा तो ये 270 बना, 60 से काटूंगा तो यहाँ पे 4 और फिर 4.5 आएगा, तो 64.5 मिनट्स हम कह सकते हैं यहाँ पे। 0.5 मिनट का मतलब क्या है 30 सेकेंड, तो 64 मिनट एंड 30 सेकेंड, दिस विल बी माय आंसर। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर रेस की एक डिटेल्ड क्लास ली थी उसमें दे रखा है, वरना बेसिक तरीका आपका क्या होता है कि भाई ये एक राउंड कितने टाइम में कवर करेगा 900 डिवाइडेड बाय 4 में, और ये एक राउंड ए कितने में कवर करेगा 900 डिवाइडेड बाय 6 में। फिर आप कहते हो सर ये इन दोनों का टाइम आ गया, इन दोनों का अगर आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा जब ये पहली बार दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो वो बेसिकली क्या होता है, न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ, वही हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक हाइड्रोडायनेमिक्स रिसर्चर है जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता है एक मोटर बोट पे रिवर के अंदर, ऐसी रिवर जिसकी विड्थ वेरी कर रही है। मतलब रिवर ऐसी हो सकती है, आपने देखा होगा रिवर हमेशा सेम चौड़ाई तो होती नहीं, मान लो कहीं चौड़ाई ये है फिर एक बांध सा आ गया फिर चौड़ाई इतनी हो गई, कुछ इस तरीके की रिवर भी तो हो सकती है हमारे पास, होती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहता है जो बोट है ना वो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करती है वाइडर पार्ट में 3 घंटे में। ठीक है, मान लो ये डाउन स्ट्रीम इधर जाना है हमें, ठीक है, पानी का बहाव भी क्या है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और हम भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसे वाइडर पाथ में 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है 3 घंटे लग रहे हैं। और 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है नैरोअर पार्ट में, मतलब अगर ये नैरोअर पार्ट है तो इसमें 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। जो करंट की स्पीड है नैरोअर पार्ट में वो डबल दे रखी है वाइडर पार्ट से, और ये जो डिस्टेंस है नैरोअर पार्ट में 4 घंटे में कवर किया जाता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लेके चलूंगा तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मैं मान लेता हूं स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम कितना लेके चलते हैं भाई, y लेके चलते हैं, और स्पीड ऑफ बोट लेके चलते हैं x। अगर दोनों सेम डायरेक्ट मतलब डाउन स्ट्रीम हम जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड इतनी हो जाती है, वो किसके बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमें दे रखा 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है वाइडर पार्ट में 3 घंटे के अंदर, मतलब हमारे पास ये हो गई 16, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई हमारे पास 16। आगे कहता है अब अगर अपस्ट्रीम जाता है 32 किलोमीटर नैरोअर पार्ट में, तो नैरोअर पार्ट में जो स्पीड है वो जो नॉर्मल स्ट्रीम की स्पीड थी वाइडर पार्ट में उसकी 2 गुना है, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी x - 2y। 32 किलोमीटर ट्रेवल किया जा रहा है 4 घंटे में, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई। अब कहता है कि रिसर्चर क्या करता है, टर्न अराउंड करता है और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है वाइडर पार्ट में रिवर के, तो हमें बताना है कि इसे कितना टाइम लगेगा। मतलब अगर वाइडर पार्ट में वो अपस्ट्रीम जाएगा तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी x - y हो जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ मतलब स्पीड ऑफ बोटिंग स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इस स्पीड से 30 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। सोल्व कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए x - y का मान चाहिए, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, चलो पूरा एक एक करके इंडिविजुअली वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को हटा दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू 8 के बराबर और y का मान आ गया 8/3। ऐसे ही अगर मैं x का मान निकालूं तो y का मान यहाँ पे 8/3 रख दिया, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 16 - 8/3, तो 48 - 8 40/3 आ जाएगा x का मान। अब जब ये वाला सोल्व करेंगे x - y, तो इसमें से ये घटाया तो 32/3 बचेगा, तो यहाँ पे मेरे पास 30 था और यहाँ पे 32, और ये 3 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे काटना चाहो तो 2 से काट दो, 15 × 3 45 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा ये तो मिनट में आएगा हमारे पास, सॉरी ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी आवर्स में, सॉरी, और यहाँ पे आर और मिनट में दे रखा है, तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर पहले तो 2 टाइम्स चला गया तो 2r हो गया 32, फिर 13/16 बचेगा, 13/16 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से काट देंगे 15, और यहाँ पे मेरे पास 4 13 × 15 195 डिवाइडेड बाय 4, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 49 के आसपास, तो 2 hour 49 मिनट्स।
ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा है तो एक बार मैं बॉटम हटा देता हूं। क्लियर है? अगला सवाल हमारे पास कहता है एक वाटर क्राफ्ट है जिसे 6 घंटे 15 मिनट लगते हैं 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, और 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं 81 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आने में। अगर वाटर क्राफ्ट 216 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 216 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है तो हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा और स्पीड क्या होगी वाटर क्राफ्ट की। आप कहिए सर सबसे पहले तो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस अपस्ट्रीम आया जा रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है मेरे पास x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का डिस्टेंस है 48, टाइम कितना हो गया 6 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट को 1/4 आवर लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करूंगा तो 25 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, है ना। x प्लस वाई की बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 81 किलोमीटर जाते हैं 3 आवर 45 मिनट, 3 आवर 45 मिनट का मतलब है 3 45 मिनट होता है 3/4, तो सोल्व कर लेंगे 12 और 3 15, और ये 4 फिर से ऊपर चला जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या बताना है, स्पीड ऑफ वाटरक्राफ्ट बोट इन स्टिल वाटर में स्पीड भी बतानी है, मतलब x का मान भी निकालना है। तो दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, आप कहेंगे सर 2x। अच्छा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा काटना चाहें तो काट सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाली वैल्यू को 3 से काट दूं तो 27 और ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे 25 आगे कट नहीं रहा तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और यहाँ पे अब इन दोनों का सम कर दो, ये होगा 20 इंटू में 27 540, और ये हो गया मेरे पास ये वाली वैल्यू हो गई 48 इंटू में 4 192, 2 से और काट देंगे तो ये 270 आ जाएगा और ये मेरे पास 96 आ जाएगा। तो ये 366 डिवाइडेड बाई 25 बचेगा मेरे पास x का मान, जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास 1416/25। अच्छा, 1416/25 तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, तो मेरा आंसर जो हो सकता है वो यही हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है स्पीड में। बाकी अगर आपको टोटल निकालना है तो भाई x का मान आपको मिल गया, यहां से आप y का मान निकाल सकते हैं, और उसके बाद फाइनली आप टोटल डिस्टेंस भी निकाल पाएंगे। जैसे 216 डाउन स्ट्रीम जाना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, ये 48 इंटू में 4 और यहाँ पे इंटू में 25 ऊपर चला जाएगा। ऐसी अपस्ट्रीम स्पीड ऑलरेडी दे रखी है 216 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू थी मेरे पास, काट दिया था पहले मैंने, तो 27 इंटू में 4 और ये ऊपर चला गया था मेरे पास 5। ठीक है, यहां से सोल्व करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, चले क्या आगे अब हम अगला सवाल हमारे पास 3 रनर दे रखे हैं एक्स वाई जेड, जो कि सर्कुलर ट्रैक पे जाते हैं जिसका सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है 500। सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, x4 की स्पीड x की, y की स्पीड 5 है और मेरे पास z की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में सारे के सारे जाते हैं। कितने टाइम के बाद ये सारे के सारे जो रनर्स हैं सेम पॉइंट पे मिलेंगे सेकंड टाइम। अच्छा, अब देखो जनरली क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको एक चीज दिखाई थी, इस क्वेश्चन में ये चीज मेंशन कर रखी थी कि भाई वो 8th टाइम कब मिलेंगे, एक्सक्लूडिंग द इनिशियल पोजीशन एट टाइम 0, क्योंकि इनिशियल में भी तो वो एक साथ ही है ना। अब यहां पे इन्होंने ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि वो सेकंड टाइम कब मिलेंगे, हमसे ये पूछा है सेम पॉइंट पे, लेकिन ये नहीं कहा कि स्टार्टिंग वाला एक्सक्लूड करके करना है। लेकिन एग्जामिनर ने जो आंसर दिया है वो उसी बेसिस पे दिया है कि भाई आपको क्या करना है, आप जो यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल रहे हो ना इसे इंक्लूड मत करो, दोबारा चलोगे सारे के सारे फिर मिलोगे तो उसे हम काउंट करेंगे कि वो फर्स्ट टाइम मिले, फिर दोबारा चलोगे फिर सेकंड टाइम, मतलब 2 बार मिलने का टाइम पूछा है। इसका डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आपको कुछ नहीं करना, जो डिस्टेंस दे रखा है उसे ऐसे लिख दो 500 डिवाइडेड बाय इन तीनों का क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। क्या आ जाएगा 4 5 और 10 का HCF 1 आ जाएगा, है ना। अगर HCF 1 आया तो 500 सेकंड्स के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो मैं कहूंगा 500 सेकंड्स के बाद ये तीनों पहली बार मिलेंगे। और हमसे पूछा है कि वो दूसरी बार कब मिलेंगे, तो इनटू में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 1000 सेकंड हो जाएगा मेरे पास। और 1000 सेकंड
को अगर मिनट उसमें मिनट और आर में कन्वर्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर 60 से डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइडेड बाय 60, तो पहले तो ये कट गया एक, फिर ये आगे भी 50/3 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, फिर 2/3 कितना होता है, ये मेरे पास 16 मिनट है, 2/3 मिनट किसके बराबर, 40 सेकंड के बराबर होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास दो ट्रेन्स हैं जो कि पैरेलल ट्रैक्स पे रन कर रही हैं, दोनों की स्पीड का रेशियो दे रखा है हमें 3:2। ठीक है। आगे कहता है कि भाई उनकी जो कंबाइंड लेंथ है वो 500 मीटर दे रखी है, अगर स्पीड को दोनों 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें तो वो एक दूसरे को क्रॉस 2 सेकंड फास्टर कर सकते हैं, तो हमें ओरिजिनल स्पीड उनकी बतानी है। देखो ओरिजिनल स्पीड को मैं 3x मान सकता हूँ और 2x मान सकता हूँ। तो फर्स्ट केस में क्योंकि जब दोनों ट्रेन्स पैरेलल ट्रैक पे चल रही हो और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तो हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, तो कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी 5x। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, जब एक दूसरे को क्रॉस करना होना है तो कंबाइंड लेंथ को क्रॉस करना पड़ता है, तो डिस्टेंस दे रखा है मेरे को 500। ठीक है। आगे कहता है कि अगर वो दोनों अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दें तो उस केस में वो 2 सेकंड फास्टर एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं, तो यहाँ पे भी 5 बढ़ गया और यहाँ पे भी 5 बढ़ गया, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे अब स्पीड कितनी हो गई 5x + 10 हो गई। डिस्टेंस उतना ही कवर करना है 500 मीटर, लेकिन अब जो टाइम है, पहले 500 मीटर जाने में कंबाइंड स्पीड से इतना टाइम लग रहा था, अब इतना लग रहा था, इनका जो डिफरेंस आया वो आया 2 सेकंड का। बट यहाँ पे हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं अगर हम इस तरीके से करते हैं, हमने जो स्पीड मानी, क्योंकि जब मैंने 10 को जोड़ दिया है तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मतलब मैंने 3x और 2x को भी किलोमीटर पर आवर में माना है स्पीड को, ये मीटर में है और ये वाली सेकंड में है। तो अगर इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप कहोगे सर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे 1000 से, और अगर इसको मेरे को सेकंड से आर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। अब सोल्व करके डायरेक्टली आप अपना 2x और 3x का मान बता सकते हो। ठीक। एक चीज तो आपके दिमाग में ये भी आएगी भाई जो भी आंसर होंगे मेरे 2 और 3, मतलब पहले वाला इनका रेशियो 3:2 रहेगा, है ना, तो ये 3:2 है, ये भी 3:2 है, ये 3:2 नहीं है, नहीं ये भी 3:2 है 18 से, और ये वाला भी मेरे पास 3:2 है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा अब सिंप्लीफाई कर लो और अपना आंसर निकाल लो। जैसे यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है, 1 जीरो घटानी है तो फिर यहाँ पे 1 जीरो ये चली गई, और 36 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 18। ठीक है। अब यहाँ पे 50 बाहर कॉमन आ जाएगा और 18 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये आ जाएगा 900। डिनोमिनेटर में अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 5x + 10 हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 5x + 10 - 5x, तो ये बचेगा मेरे पास 10, और ये किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। तो ये वाले पार्ट को मैं उधर ले जाता हूं, तो इंटू 10 है, ये आ गया 5x और 5x + 10। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे सर 5 यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी, तो 5 × 5 को कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा x + 2। सोल्व करके यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहले तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि भाई 25 से इसे काटूंगा तो 2 जीरो की जगह आ जाएगा 4, तो 9 4 जा 36 × 10, ये आ गया 360, x + 2 किसके बराबर, ये आ गया 360 के बराबर। अब इसे दो पार्ट में 360 को हमें स्प्लिट करना है कुछ इस तरीके से कि भाई उनका जो गैप है वो 2 का आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली दिख रहा है भाई, हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं 18 और 20 × 18 ही 360 होता है, तो x का मान कितना आ गया भाई मेरे पास 18 आ गया। अगर x 18 आ गया तो ये वाली वैल्यू 3x 3 × में 18 ये 54 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 × में 18 ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 36। 54:36 ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा सवाल था ये, नोट करके रख लेना। देखिए एक बहुत बढ़िया सवाल जो आपकी रियल लाइफ से रिलेट करता है, वैसा सवाल यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा देखने में हो सकता है आपको लंबा लग रहा है लेकिन सॉल्यूशन आसान है, लेकिन समझना कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। आपने अपने कॉलेज में या कहीं भी आपको ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालने का मौका मिला होगा, ठीक है, तो क्या होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, पहले वो समझेंगे। देखो इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक स्टूडेंट की ना सेमेस्टर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है बेस्ड ऑन कोर्स क्रेडिट्स एंड परसेंटेज स्कोर्स। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने क्या करा, आपने छोटी क्लासेस में से 10th में ग्रेडिंग सिस्टम अगर आपने देखा हो तो ऐसा होता था वहां पे कि भाई 90 से 100 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो A1 ग्रेड, ठीक है, 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं तो आपका A2 ग्रेड, 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं तो आपका B1 ग्रेड, इस तरीके से चलता था। इसका मतलब क्या हो जाता था कि भाई आप अगर 90 से 100 का ग्रेड A1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप 91 ले आओ या फिर 99 ले आओ, आपका स्कोर सेम ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसे 81 ले आओ या 89 ले आओ, सेम माना जाएगा। उसकी एक खास बात ये भी थी कि वो ये मान के चल रहे हैं भाई बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो थोड़ा बहुत मान लो कोई अगर 91 ला रहा है और 99 ला रहा है, कई बार किस्मत का फैक्टर या कोई भी चीज हो गई, तो वो मानते हैं कि ये दोनों का लेवल ना सेम है, ठीक है। तो इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम एक तरीके से काम करता है कि हमें इस रेंज के बच्चे चाहिए। तो इसमें क्या कहता है कि मान लो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें एक स्टूडेंट का मान लो परसेंटेज रेंज आ रहा है 90 to 100, तो उसकी ग्रेडिंग पॉइंट दे दी 4, 85 to 89 दे दी तो ये उसकी ग्रेडिंग पॉइंट हो गई 3.7। अब वो 85 करे, 89 करे, 86 करे, उसके ग्रेड पॉइंट सेम रहेंगे 3.7। तो और ये सब परसेंटेज रेंज दे दी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट में भी ये हो सकता है, मान लो आप कॉलेज सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हैं, जरूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट्स आपके 100 नंबर के हो। ऐसा हो सकता है कि एक सब्जेक्ट आपका 200 नंबर का हो, एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का हो, एक सब्जेक्ट आपका 150 नंबर का हो, लेकिन वहां पे परसेंटेज स्कोर निकाल के आपकी ग्रेडिंग दी जाती है। अगर आप रेलवे का पेपर देते हैं तो आप देखते हैं वहां पे कि अलग से और भी सिस्टम, परसेंटाइल सिस्टम हो गया या फिर और भी चीजें आपकी यूज की जाती हैं, ठीक है। एक पता नहीं कौन सा यूपीएसआई का एग्जाम था या किसका था, 120 मार्क्स का पेपर होता था, लेकिन बाद में वो स्केल टू 100 करके आपका स्कोर दिखाते हैं, है ना। तो वही चीज है, जैसे कि मान लो एक सब्जेक्ट है हमारे पास एडवांस स्टैटिस्टिक्स, जिसके में किसी बच्चे ने 85% स्कोर करा है। अब 85% कैसे कर सकता है, हो सकता है ये पेपर 200 नंबर का और उसने 170 स्कोर किया हो, तो 200 में से अगर 170 किया तो इसका परसेंटेज निकालूंगा तो ये 85% ही आएगा ना। हो सकता है पेपर 300 नंबर का हो और उसने यहाँ पे जो स्कोर किया हो वो 255 किया हो, तब भी आप 100% करेंगे तब भी सेम ही वैल्यू आएगी मेरे पास 85%। तो भाई परसेंटेज स्कोर का मतलब ये है कि उसने जितना भी स्कोर किया उसका परसेंटेज हमने निकाल लिया। अगर परसेंटेज रेंज एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इसमें है तो उसका ग्रेड पॉइंट 4 होगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का अलग अलग आप ग्रेड पॉइंट निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्कोर। हर सब्जेक्ट का एक परसेंटेज स्कोर होगा, उसके बेसिस पे ग्रेड पॉइंट मिल गया। अब ये भी होता है, मान लो एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके नजरिए से या फिर अगर आपको आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपने क्या करा, एक डिग्री लेनी है आपने से बीटेक करनी है आपने, अगर आपने कहा कंप्यूटर साइंस में बीटेक करता हूं, एक ने कहा आईटी में, मान लो सब्जेक्ट सारे के सारे सेम डाल दिए गए, तो हो सकता है कि भाई जिसने कंप्यूटर साइंस में किया उसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसकी वेटेज ज्यादा रखनी है, और ऐसा दूसरा सब्जेक्ट है अगर आप किसी ने मैकेनिकल इंजीनियर करी है तो उसमें मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट को हो सकता है वेटेज ज्यादा दे दें, और जबकि सब्जेक्ट सेम रहे, ठीक है। या फिर आप कोई रिक्रूटमेंट, मान लो मेरे को बच्चों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, मान लो मुझे मैथ्स के लिए कंटेंट क्रिएटर की जरूरत है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार अपना पिछले साल का सीजीएल का स्कोर दिखाओ। मैं स्कोर आपके सारा कंप्लीट देखूंगा, लेकिन मैं किसको ज्यादा अहमियत दूंगा, मैं कहूंगा मैथ्स के सब्जेक्ट की वेटेज यार मैं ज्यादा रखता हूं, ठीक है। उसके बेसिस पर आपका एक कंबाइंड स्कोर निकाला जाएगा कि मैथ्स के वेटेज, मैथ्स सब्जेक्ट की वेटेज है मान लो 5, बाकी सब्जेक्ट की वेटेज किसी की 2, किसी की 1, इस तरीके से रख सकता हूं, ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं बेहतर कैंडिडेट को चूज कर पाऊं। इसी तरीके से हमारा जीपीए भी निकलता है, ग्रेड पॉइंट एवरेज भी निकाला जाता है, जिसके अंदर दो चीजें मैटर करेंगी। एक तो आपका ग्रेड पॉइंट मैटर करेगा, वो आपके जो स्कोर आया इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में उसके बेसिस पर आपको एक ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा, और एक उनका हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट स्कोर, जो ये डिसाइड करेगा कि उस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी देनी है हमें, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर। तो अब सोल्व कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे एडवांस स्टैटिस्टिक्स के 4 क्रेडिट्स हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के 3 क्रेडिट्स, एकेडमिक राइटिंग के 2 क्रेडिट्स हैं और डेटा एनालिटिक्स के 5 क्रेडिट्स हैं। हमें क्या निकालना है, हमें स्टूडेंट का ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालना है फॉर द सेमेस्टर राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 85% स्कोर करा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड पॉइंट कितना हो जाएगा 3.7। यहाँ पे 92% स्कोर करा तो ग्रेड पॉइंट 4, 78% स्कोर करा तो ग्रेड पॉइंट 3, और 95% स्कोर करा तो ग्रेड पॉइंट कितना हो गया 4, ठीक है। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं जो क्रेडिट्स हैं ये क्या हो गए हमारे, ये नंबर ऑफ वैल्यूज हो गए, और ये इनके क्या हो गए एवरेजेस हो गए। जैसे हम वेटेड एवरेज निकालते हैं तो वो क्या होता है n1 a1 प्लस n2 a2 इस तरीके से चलता है, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे ही चलता है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर जो क्रेडिट है CI C1 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड पॉइंट है तो GP1 प्लस
C2 इंटू GP2 इस तरीके से चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्रेडिट 1 प्लस क्रेडिट 2 इस तरीके से चलेगा। क्लियर? तो वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लग जाता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, जो जीपीए निकालना है हमें वो हो जाएगा, क्रेडिट पॉइंट्स हैं 4, ये है 3.7, तो 4 इंटू में 3.7, फिर मेरे पास यहाँ पे 3 इंटू में 4 प्लस 2 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय सभी क्रेडिट्स का सम कर देंगे, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5। सोल्व करके आंसर निकालेंगे। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 14.8, 12, 6, 20, तो ये 38 बन जाएगा इन तीनों का कंबाइंड सम। इसे सम करोगे तो 52.8 आ गया और ये 14। सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 जा, फिर 0.108, 7 जा 98, फिर 10 बचेगा 100, फिर 7 जा, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? आई होप मजा आया होगा क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में, ये तो वही आ गया। अब देखो ये वाला सवाल है, इसे इवैल्यूएट करना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कैसे सोल्व करेंगे, आप देखेंगे मेरे पास भाई ये है 5.298 पे बार, फिर माइनस 6.298 पे बार, फिर से 7.298 पे बार। आप डायरेक्टली देखो 298 पे बार तो इधर भी है इधर भी है, और ये प्लस में ये माइनस में, तो 7 में से इसे घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, 298 बार कट जाएगा पूरा पूरा, 7 माइनस 6 आ जाएगा 1। अगर इन दोनों से 1 मिला और ये किसका आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, इसमें जोड़ दूंगा तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो क्या मैं इसे 6.298 बार लिख सकता हूं? बस इतना सा क्वेश्चन था। अब ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है, अगर मेरे पास कोई फॉर्म हो A B C D E, आप इसमें जितनी वैल्यूज पे भी लास्ट में मान लो पॉइंट के बाद ये बार है, तो हम इसकी फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, पूरे नंबर को एडिटिव लिख दो बिना कुछ सोचे, A B C D E, फिर माइनस में हम क्या करते हैं, वो वैल्यू सारी की सारी लिख देते हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास A B C, डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं यार, पॉइंट के बाद वो वैल्यू जिनके ऊपर बार है, कितनी वैल्यू है, 1 और 1 2, तो हम 2 9s लगा देते हैं, और पॉइंट के बाद ऐसी वैल्यू जिनके ऊपर बार नहीं है तो वो है 1, तो उतने 0 लगा देते हैं। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है। तो हम कहेंगे आंसर क्या आएगा, 6298 पूरा का पूरा लिख दिया, माइनस में जिस पे बार नहीं है वो सारा लिख दिया 629, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू पे बार है, 1 पे है, कितनी वैल्यू पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, तो दिस विल बी माय आंसर। अच्छा, चारों ऑप्शन में देख रहा हूं तो डिनोमिनेटर में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 900 ही है, ठीक है, बाकी तो उससे बड़ी है, तो ये 900 तो काटना नहीं है, मतलब बस हमें न्यूमरेटर अगर देखना है तो इससे मिल जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देखोगे तो 900 वाले 2 ऑप्शन है, दोनों में यूनिट डिजिट 9 है, तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो 2 डिजिट से निकाल लो। 98 में से 29 को अगर मैं घटाता हूं तो ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 69 मिलेगी, है ना। 69 किस में है, दोनों में है, कोई बात नहीं। 62 में से 6 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 56। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। अगला सवाल कहता है कि दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2364 का है। तो पहला नंबर A मान लिया, दूसरा नंबर B, और ये हो गया 2364। जब ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है मेरे पास क्या, 3, और रिमाइंडर आता है 192। तो ग्रेटर नंबर को अगर A मान लिया तो ये हो गया डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो छोटे नंबर से मतलब B से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर इनटू कोशेंट कितना आ रहा है, 3, और रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास, 192। तो यही है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि दो इक्वेशन दो वेरिएबल बन रहे हैं, तो ये -3b को मैं इधर ले जाता हूं और ये इक्वल्स टू कर लेता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमें बताना है HCF ऑफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स एंड 3996, मतलब A और 3996 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अच्छा, पहले 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो ऑप्शन में आप क्या क्या चीजों को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर एक ऑप्शन कट गया 10, क्योंकि भाई ये 10 से नहीं कट रहा, तो HCF इन दोनों का 10 कैसे आ जाएगा, बाकी तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे A का मान चाहिए तो B को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। B को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, या तो इसे 3 से डिवाइड कर दो, या ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2A, B से B एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये यहां आ जाएगा A 2 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया 9, और यहाँ पे 23 इंटू 3 69 और 170, तो 92 से 92 कट गया, ये बचेगा 6900।
ठीक है, देखना यही वैल्यू आ रही है ना हमारी। ठीक है, तो a का मान मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3450। अगर इन दोनों का मेरे को HCF निकालना है 3450 और 3996 का, तो आप कहेंगे सर क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है। एक तो भाई इन दोनों के उसमें क्या कॉमन आ रहा है, भाई दोनों इवन वैल्यू से कट रहे हैं, डेट इज 2, तो HCF में 2 तो आएगा ही, तो HCF जो भी होगा मेरा 2 का मल्टीपल होगा, और अगर HCF 2 का मल्टीपल होगा तो भाई वो 2 का मल्टीपल चार ऑप्शन में 6 ही है, तो यही आंसर हो सकता है। 10 तो पहले ही कट गया था, खत्म हो गया, वरना आप निकाल लोगे तो आपको यहाँ पे जो HCF मिलेगा वो 3 और बाहर निकल जाएगा, 2 into 3 6 आ जाएगा। अगला सवाल मेरे पास कहता है कि भाई टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का, मेंसुरेशन के सवाल स्टार्ट हो गए हैं, इतना है, हाइट दे रखी है 52, हमें बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, पाई को हमें यूज करना है 3.14, चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो इस तरीके के सवाल को एग्जाम में क्या हमें अटेम्प्ट करना चाहिए छोड़ना चाहिए, आप ध्यान से समझना। पहली चीज तो पाई को 3.14 दे दिया तो मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 22/7 से, आसान रहता है जनरली। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में भी आप ये देखो कि दो की यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट 2 डिजिट भी इन दो की सेम है और इन दो की सेम है, तो मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लंबी। ठीक है, तो एग्जाम में लास्ट के लिए छोड़ना है, फिर भी हम तो यहाँ पे करेंगे ही। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का क्या दे रखा है 30,144। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई r h प्लस आर, हाइट दे रखी है 52 और प्लस r, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 30144। ठीक है, हमें बताना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 इंटू में 3.14, 2 पाई आर एच होता है तो इंटू में r और हाइट है 52, इसका मान मेरे को बताना है। तो एक चीज तो हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि भाई जो आंसर होगा, ठीक है, अगर r एक इंटीजर वैल्यू में मिला तो पॉइंट के बाद 2 ही वैल्यू मिलेगी, और चार ऑप्शन में आप चेक करके देख सकते हैं कि भाई 3.14 से 52 से कौन सी वैल्यू कट रही है। ये तब पॉसिबल है जब r इंटीजर वैल्यू में मिले, और अगर इंटीजर वैल्यू में r नहीं मिलता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्लियर, ठीक। और इसमें भी 52 के अगर फैक्टर को देखें तो ये 13, तो आप यहाँ पे 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं और 8 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ठीक है, 8 का मल्टीपल कहता है लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू 13। मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो होगा r एक इंटीजर वैल्यू में आएगा, तो उसके लिए हमने कहा 13 का मल्टीपल, क्योंकि r में डिनोमिनेटर में 2 इजीली मिल जाता है, तो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। अगर नहीं मिलता, मैं मान लेता हूँ नहीं मिलता, तो मेरा आंसर किसका मल्टीपल होगा, तो 4 है, 2 है, 3.14 में से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर और भी चीजें चल जाएंगी हमारे साथ, तो 8 का मल्टीपल होगा। जैसे लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए, क्या 544 8 से कटता है, कटता है, 488 कटता है, 88 कटता है, ये भी कटता है, तो नहीं 8 वाला काम नहीं कर रहा, 13 से चेक करूंगा तो इट मे टेक सम टाइम, और जितना टाइम लगेगा तो हो सकता है वो वर्थ इट ना हो और 2 ऑप्शन मैच कर जाए, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, वी विल हैव टू डू इट मैन्युअली। चलिए, बस मैंने समझाया आपको इस तरीके से, और डिजिटल सम जब तक r की वैल्यू नहीं मिलेगी आप नहीं लगा सकते, और अप्रोक्सीमेशन में आंसर हुआ तो वो सारी मेहनत बेकार ही होने वाली है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक, चलिए सोल्व करेंगे। तो पहले हमें इससे क्या करते हैं, देखो इसे छेड़ने का कुछ मतलब नहीं है, हम जब इसे इससे काट देंगे तो कोशिश करेंगे कि भाई इन दोनों का गैप कितने का होगा, r और r प्लस 52 का 52 का, तो जो रिजल्ट यहाँ पे बचेगा उसे 52 के गैप में 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई 2 से काट देंगे, और यहाँ पे ये भी 2 से कट रहा है तो 4 से काटूंगा सीधा, यहाँ पे तो पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा सकते हैं, 100 कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 4 से कटेगा तो ये 15 157 रह गया, 4 से ये पूरा कट जाएगा, तो 4 से इसे काटो, 100 को मत छेड़ो, बाद में यूज करना आसान होगा कैलकुलेशन में। तो मेरे पास यहाँ पे 7 जा 21, 5 जा 3 जा और 6 जा, ये वाली वैल्यू आ गई। अब 157 से ये वाली वैल्यू आपको काट के देखो कि डायरेक्टली कट रही है या नहीं कट रही। 5 टाइम्स तो नहीं जा पाएगा, 4 टाइम्स जाएगा आपका। ठीक है, लॉजिकली तो ये है कि भाई ये कटना चाहिए इससे, तभी जाके r हमें इंटीजर वैल्यू में मिलेगा। अगर नहीं कटेगा क्योंकि ये 100 को काट नहीं पाएगा, तो लॉजिकली इससे कटना चाहिए। अगर मैं ये मान लो इससे कट जाएगा तो कैलकुलेशन आसान है, आप कहेंगे सर पहले तो 4 टाइम्स चला जाएगा और उसके बाद ये 7 है, 7 में किससे मल्टीप्लाई करूं 6 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 8 से, तो ये 48 ही जाएगा। आप पूरा काट के देख लो तब भी ये 48 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू मेरी एलिमिनेट हो गई। अब मेरे पास क्या बचा, r इंटू में 52 प्लस r, और ये आ गया मेरे पास 48 इंटू में 100। अब देखो कितना आसान हो गया मेरे लिए, अगर r 48 है
तो ये तो इसके अंदर का गैप 52 ही तो है, तो ये r प्लस 52 100 हो गया, तो r का मान आ गया मेरे पास भाई 48। क्लियर? अब r को आपको यहाँ पे 48 रखना है और अपनी कैलकुलेशन को कर देना है। अब और चीज थोड़ा और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है? पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को 2 पाई r तो दिख ही रहा था, यहाँ पे भी 2 पाई r है, तो ये कैलकुलेशन ना करके मेरे को पता चला है भाई ये 100 है, और यहाँ पे ये किसके बराबर था 30144 का, तो 100 से डिवाइड करूंगा 30144 को, तो ये वाला मान यहां से लेके यहां तक की कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी मेरे पास 301.44, और इनटू में अब मेरे को करना है यहाँ पे 52, और ये मेरा आंसर दे देगा। हो गया काम खत्म। 52 को 4 से करूंगा तो 208, 20 कैरी फॉरवर्ड तो 288, 22 कैरी फॉरवर्ड हो गया 52 और 22 74, और 52 3 जा 156, 1567.488 पूरा आंसर निकल गया। मजा आया क्वेश्चन में या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताते रहना, बड़ी मेहनत लगी है सेशन में, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं तो कराने में भी टाइम लगता है। कहता है हमारे पास दो राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं जिनका डायगोनल लेंथ क्या है, सेम है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, डायगोनल लेंथ क्या होती है? अगर हम सिलेंडर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके की एक 3D फिगर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, है ना? तो डायगोनल होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहां से लेके ये डायगोनल होता है जिसे मैं 2 रेडियस भी बोलता हूं, ठीक है, डायमीटर। ये होती है हाइट, और ये कहलाता है जो सबसे बड़ी रोड एक सिलेंडर में डाल सके या फिर इस एज से इस एज को मिलाएं तो ये डायगोनल कहलाता है। तो डायगोनल का आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, डी स्क्वायर बराबर हो जाता है मेरे पास 2r का होल स्क्वायर या फिर डायमीटर का होल स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये याद रखना है। तो डायगोनल की लेंथ दो सिलेंडर की सेम दे रखी है, उनके रेडियस का डिफरेंस कितना दे रखा है 2 दे रखा है, उनके हाइट्स के स्क्वायर का डिफरेंस 177.6 है। तो आप बता दो कि डिफरेंस क्या होगा उनके कर्व्ड सरफेस एरियाज में। तो दो सिलेंडर हैं, एक का रेडियस r1 और एक का रेडियस r2 मान लेता हूं, एक की हाइट h1 और एक की हाइट h2 मान लेता हूं, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। तो अगर मैं बात करता हूं तो मुझे क्या दे रखा है, मान लो ये इसका रेडियस बड़ा है तो मैं कह सकता हूं r1 माइनस r2, ये किसके बराबर दे रखा है 2 के बराबर दे रखा है। अगर इनका डायगोनल सेम है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2r1 का होल स्क्वायर प्लस h1 का होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 2r2 का होल स्क्वायर प्लस h2 के होल स्क्वायर के, है ना? और ये किसके बराबर 25 स्क्वायर के बराबर, जो इनका डायगोनल का लेंथ। अच्छा, अगर r1 मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया r2 से जो मैंने माना है, तो आप कह सकते हैं भाई ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई इस वाली वैल्यू से, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये h2 बड़ा हो जाएगा h1 से, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो मैंने कहा r1 बड़ा है r2 से, ये मैंने माना है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली इससे ये डिराइव होता है कि भाई h2 बड़ा हो जाएगा h1 से, ठीक है? तो मेरे पास एक रिलेशन और दे रखा था कि इनके हाइट का डिफरेंस है h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें 176। सोल्व करेंगे अगर मैं इन दोनों को यूज कर लूं तो ये 2r1 का स्क्वायर माइनस 2r2 का स्क्वायर, तो 4r1 स्क्वायर माइनस 4r2 स्क्वायर, 4 को कॉमन ले लिया, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर क्या होता है r1 प्लस r2, और ये आ जाएगा r1 माइनस r2, ये किसके बराबर h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर, जो वैल्यू मेरे को दे रखी है 176। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? तो जो चीज दे रखी है वही यूज कर रहे हैं। r1 माइनस r2 ये 2 के बराबर दे रखा है, तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 से इसे काटूंगा तो मेरे पास r1 प्लस r2 कितना आ गया 22 आ गया। ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि भाई r1 और r2 का मान चाहिए, ठीक है? मेरे पास क्या दे रखा था आप देखेंगे, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन, चार इक्वेशन थे, चार वेरिएबल थे r1 r2 h1 h2, उन्हें सोल्व करके हम सारी चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे r1 प्लस r2 निकाल लिया, r1 माइनस r2 पता है, इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो 2r1 कितना 24, तो r1 का मान कितना आ गया 24/2 12, और r2 का मान कितना आ जाएगा, अगर ये 12 है तो 12 माइनस 2 ये आ जाएगा 10, रेडियस निकल गया। अच्छा, अब इंडिविजुअली आप यहां पे इनके हाइट का स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, मतलब जो हाइट का होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को बस ये बताओ
हमारे पास ऐसे ट्रिपलेट बन रहे हैं ना, 90 डिग्री है। एक रेडियस मेरे पास क्या है, हाइट डायगोनल तो हर केस में मेरे को 25 दे रखा है। एक बार मेरे पास रेडियस है 12, तो 2r कितना हो जाएगा 24। 24 और 25 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, आप कहेंगे सर 7 के साथ बनाते हैं। एक दूसरा केस है, ये 25 है, ये मेरे पास कितना है 10 दूनी 20 है। 25 और 20 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 16 के साथ बनाते हैं, सॉरी 15 के साथ। तो एक हाइट मेरी 7 हो गई और एक हो गई 15, तो ये मैं कह सकता हूं ये 15 हो गई भाई, ये वाली वैल्यू 7 हो गई। अब हमें इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस बताना है, तो भाई वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, R1H1 माइनस R2H2 ये करना पड़ेगा, और 2 पाई तो एज इट इज आ गया। R1 क्या है मेरे पास, एक है मेरे पास 12 और हाइट इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 7, तो 12 इंटू 7 84, और माइनस में 15 है और 10 है 150। अब डिफरेंस लेना है तो भाई बड़े में से छोटे को घटाना होगा, तो मॉड्यूलस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे पास यहाँ पे 66 इंटू में 132 पाई, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत प्यारा सवाल था, बहुत मेहनत करा दी इस सवाल ने, ठीक है, लेकिन कुछ और तरीका था नहीं, हमें ऐसे ही करना पड़ता। चलें आगे। अब हम कहता है बेस डायमीटर एंड हाइट एक कोन की दे रखी है 138 और 260, तो डायमीटर अगर 138 है तो ये हो गया 69, हाइट दे दी 260, ठीक है। हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पाई को 22/7 लेना है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल प्लस आर, है ना। पाई का मान आपको पता है 22/7 है, आर का मान आपको पता है कि भाई यहां पे 69 हो गया। एल का मान हमें नहीं पता है, तो एल निकालना पड़ेगा, और आर है हमारे पास 69। और यहां पे जो आंसर दे रखा है हमें पॉइंट में भी दे रखा है कुछ इस तरीके से। आप ये बताओ, अब मेरे को नहीं पता ये एल है, एल इंटीजर वैल्यू में आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम ज्यादातर मान के चलते हैं कि इंटीजर वैल्यू में मोस्ट प्रोबेबली हमें एल का मान मिल जाएगा। अगर एल इंटीजर वैल्यू में आ जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 है, जो कि इसको नहीं काट पा रहा, इसको नहीं काट पा रहा, और इन दोनों के सम को काट पाएगा या नहीं काट पाएगा हम देख रहे हैं, पॉइंट में वैल्यूज दे रखी है, मतलब नहीं काट पाएगा। तो अगर 7 है डिनोमिनेटर में तो कोई रिमाइंडर बचेगा ऊपर वाले को काटेंगे, तो 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ रिमाइंडर जा सकता है ना। तो हम क्या कहेंगे भाई, कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा, तो 1/7 या 2/7 इन सबकी फॉर्म पता है क्या आपको पता है। 1/7 करता हूं तो 0.1428 इस तरीके से आता है, फिर 2/7 में आप निकालते हैं, फिर 3/7 में ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो आपको कभी 1/7 कहीं मिलता है क्या, नहीं मिलता, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता मेरा, या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। क्लियर। और ये 7/1 भी आपको कम मिलता है जब आपको क्या दे रखो 5/7 की फॉर्म दे रखी हो, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई आप डिविजिबिलिटी से चेक करो कि भाई कौन सी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे, अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है या 23 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है इन दोनों के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू 72436 प्लस 5/7 है, और ये वाली वैल्यू भी इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वो भी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा करने में इट विल टेक सम टाइम, है ना। तो डिविजिबिलिटी से कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, छोटी वैल्यू जो होती है तो आसानी से हम ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा करना पड़ेगा। तो एल का मान निकालते हैं सबसे पहले, ये निकलेगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से। देखो मैं कंसेप्ट आपको सारे बताता जा रहा हूँ कि और क्या क्या चीजें दिमाग में चल सकती है एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 69 और 260 में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या आपको, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, कि कोई कॉमन वैल्यू से दोनों कट पा रहे हो, तो हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा। मतलब एल का एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 260 का होल स्क्वायर प्लस 69 का होल स्क्वायर।
अब देखो स्क्वायर की ट्रिक्स आपको बताए रखे हैं। 26 का स्क्वायर तो आपको पता है 676 होता है, तो 2 जीरो लग जाएंगे। 69 का स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे? बेस्ट मेथड है भाई, 9 का स्क्वायर आया 81, 8 कैरी फॉरवर्ड, फिर 2 इंटू 9 18, इंटू में 6 108 प्लस 8 116, 11 कैरी फॉरवर्ड, 36 और 11 47, यही आएगा। अब इन दोनों का सम कर देंगे हम, तो ये वाली वैल्यू 61, ये 7 एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 11 और 1 12, एक कैरी फॉरवर्ड 72, ये मेरे पास रिजल्ट बनेगा। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे अगर एल निकालना, तो क्या वैल्यू आएगी? आप ध्यान से देखो कि हम ना इसके पीछे से दो दो के पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। आपके ऊपर, अगर आपको डायरेक्टली थोड़ा करना है तो आप भाई ये तीनों का पेयर एक साथ बना लो। तो 723, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पता है भाई 26 का स्क्वायर होता है 676, और इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 729, राइट? 729 जा ही नहीं पाएगा, तो मैं कहूंगा डायरेक्टली यहां पे आएगा 26, जो कि 726 हो जाएगा, और यहां पे अगर हम इससे 725 76 हो जाएगा, 24 और 23 47, 4761 आएगा। अब ये 26 का डबल हो गया मेरे पास 52, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? यहां पे ये कुछ ऐसा चला जाए तो आप देखिएगा 9 टाइम्स करेंगे अगर आप, तो ये 47961 ही आएगा शायद, ठीक है? और ये कट जाएगा तो ये आ गया आपका 629 का वैल्यू। तो यहां पे आपको पुट करना पड़ेगा 269, सॉरी, सोल्व करेंगे और अपना आंसर आपको इस क्वेश्चन का निकालना है। स्टिल अभी भी बहुत मेहनत है, ठीक है? अभी भी चीजों में टाइम लगेगा, बट यू कैन ट्राई। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आसान भी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन आर देयर। इन दोनों को सम करोगे 3 डिजिट का बनेगा, फिर इसे और इसे ब्रेक करके सोल्व करोगे। चलें आगे। मेरे को कह रहा है कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसे 8 आइडेंटिकल पीसेस में काटा है बाय मेकिंग 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कट्स अलोंग इट्स सेंटर। तो हमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया जो है 8 पीसेस का, वो कितने परसेंट ज्यादा होगा जो ओरिजिनल स्फीयर है उसके सरफेस एरिया से। तो कोई भी एक स्फीयर दे रखा होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जब भी मैं उसके मतलब एक कट लगाता हूं उसके सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग, मान लो मैंने एक कट लगाया ये, तो इससे क्या हुआ? आप कहेंगे सर ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया, एक ऊपर पार्ट ये और एक नीचे पार्ट ये। एरिया में क्या चेंज आया? आप कहेंगे सर ये वाला एरिया तो सेम रहा, ये एरिया भी सेम रहा, क्या बढ़ गया? एक तो ये एरिया एक्स्ट्रा मिल गया और एक ये एरिया, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। एक कट लगाने से corresponding to its center हमें 2 पाई आर स्क्वायर एरिया एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें इधर से या इधर से, ऐसे अगर मैं एक कट इस एक्सिस के corresponding लगा दूं तो आप फिर क्या होगा कि सर 2 पाई आर स्क्वायर एरिया यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और ऐसे अगर मैं एक और एक्सिस के corresponding लगा दूं जो थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, तो उसकी वजह से भी 2 पाई आर स्क्वायर एरिया एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका हम एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास जितने भी कट्स लगा रहे हो, तो जो पहले ओरिजिनल सरफेस एरिया था वो, उसमें अगर 3 कट लगाए हैं हमने तो एरिया क्या बढ़ जाता है? तो यहां पे 2n पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। मतलब एक कट की वजह से 2 पाई आर स्क्वायर एरिया बढ़ता है। तो ये n का मान है 3, तो ये 6 और 4 10 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 10⁴ बचेगा। आप कहेंगे सर ये 5 क्या हो गया? 2। कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 3 बढ़ गया, कितने पे? 2 पे। तो 3/2 इंटू में 100%, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 150%। याद रह जाएगा कंसेप्ट। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक एडवांस रिसर्च लैबोरेटरी में एक थिन सिलेंड्रिकल सेल बनाया जा रहा है जिसका आउटर रेडियस 21 है और इनर रेडियस 19 है। तो ये हम कह सकते हैं भाई कुछ इस तरीके का ही सेल होता है, ये 19 है और यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर निकालें तो 21 है। हमें बताना है रेशियो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू द कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूडिंग बोथ द इनर एंड आउटर सरफेसेस ऑफ द सेल। तो
मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है, मतलब आप वॉल्यूम में ना जाएं, जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बचेगी बस उस पर ध्यान दें। तो सबसे पहले तो भाई वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं मटेरियल यूज्ड की वॉल्यूम करूंगा तो आप कहेंगे सर आउटर वॉल्यूम में से जो अंदर होलो होगा उसकी वॉल्यूम को घटा देंगे, तो मैं कहूंगा ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एच, हाइट तो सेम है, माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। ये हो गई मेरी वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड, यहां से मिलेगा। और इसका रेशियो बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया इनर प्लस आउटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। बस ये लिखने के लिए समझाया, वरना तो आप कॉमन लेके जैसे पाई से पाई एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, H से H एलिमिनेट हो जाएगा दोनों साइड, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बचा, और यहाँ पे रेशियो में मेरे पास बचा 2 पाई R1 प्लस पाई से पाई एलिमिनेट हो चुका है 2 R1 प्लस R2। आप देखेंगे यहाँ पे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर क्या होता है, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2, तो R1 प्लस R2 भी कट जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास R1 माइनस R2 रेशियो 2। R1 कितना है 21, ये है 19, तो 21 माइनस 19, तो ये आएगा मेरे पास 2, और इसका रेशियो किसके साथ 2 के साथ, तो ये आ गया 1:1। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास कहता है एक सॉलिड मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे पिघलाया जाता है और स्टीकास्ट किया जाता है इनटू होलो स्फेरिकल सेल्स जिसका रेडियस है आउटर 3 और इनर रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ऐसे कितने कंप्लीट सेल बन सकते हैं अगर 15% मेटल जो हो गया वेस्ट हो गया? तो आप कहेंगे सर अगर मेरे पास स्फीयर दे रखा और बाद में स्फीयर ही बना रहे हैं तो 4/3 पाई जो वॉल्यूम में यूज होता है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो आप कहेंगे सर वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनकी वॉल्यूम के, तो ये इसकी वॉल्यूम डिपेंडेंट है रेडियस के क्यूब, पूरा ही लिख देता हूं यार, 4/3 पाई इंटू में 10 क्यूब ये वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें वेस्टेज कितनी हो गई 15%, तो 85% यूज किया जाएगा बनाने के लिए, तो 85% क्या होता है 7/20 होता है। ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मैं मान लेता हूं यहाँ पे n होलो स्फेरिकल सेल्स हम बना रहे हैं, आउटर रेडियस 3 है, इनर रेडियस अगर 2 है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई, कॉमन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, यही होगा। 4/3 पाई काट दो, हालांकि मैं लिखना नहीं चाह रहा था ये, फिर लिख दिया लास्ट में कि बच्चे कंफ्यूज ना होए कोई भी। और अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये 1000 है, 20 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50 इंटू में 17, और इधर बचा मेरे पास n इंटू में 9 क्यूब है ये 27 माइनस 8 डेट इज 19। 850 डिवाइडेड बाय 19, ये आ गया n का मान, कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा 76, फिर 90 बचा, फिर 4 टाइम्स 44 कंप्लीट सेल्स बन जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसका कंप्लीट सेल नहीं बन पाएगा तो उसे इग्नोर करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ भी नहीं लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। कुछ लोग सोचेंगे अगर 44.6 आ गया 7 आ गया तो हम राउंड ऑफ ले लेंगे, राउंड ऑफ भी नहीं लेते क्योंकि हमें कंप्लीट सेल बनाने हैं वो 44 ही बन पाएंगे। देखो क्या क्या रहा है, बायोकेमिस्ट्री की लैबोरेटरी है जिसके अंदर एक वेसल है, जिसका स्फेरिकल वेसल है, जिसका इंटरनल रेडियस हमें दे रखा है 21। इसको वेसल को एक रेडिएटिव सॉल्यूशन से भरना है, जो भरा जा रहा है एक कांस्टेंट रेट से 150 मिलीलीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो हमें बताना है इसे कंप्लीटली भरने में कितना टाइम लगेगा, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट सेकंड, और पाई का मान दे रखा है इतना। अच्छा अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, ये सेंटीमीटर में है, तो इसकी वॉल्यूम हमें फिल करनी है, तो सेल की मतलब क्या कहते हैं स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 22/7 इंटू में 21 इंटू 21 इंटू 21, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। एक सेकंड में 150 मिलीलीटर डाल रहे हैं, तो भाई मैं मान लेता हूं n सेकंड्स लगेंगी, तो n इंटू में 150 ये इसी के बराबर हो जाएगा। सोल्व करके आपको बस n का मान निकाल देना है। आप देखेंगे ये 21 से ये 21 एलिमिनेट हो गया, इसके बाद 153 से काटूंगा तो 7, और ये आ जाएगा 50। ठीक है, आगे काटना चाहो काट लो, वरना मैं आगे नहीं काट रहा। ठीक है, ये है 4 इंटू 22 इंटू में 7 इंटू 21 डिवाइडेड बाई मेरे पास 50। 50 को भी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो
2 से मल्टीप्लाई कर दो तो और आसान हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 100। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरा आंसर आएगा, लेकिन हमें नियरेस्ट टू एन इंटीजर चाहिए, तो ये 100 हो गया। ठीक है, बाकी इसे सोल्व कर लो आप। इसे सोल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो तरीका क्या हो सकता है, जैसे 7 इंटू 21 क्या होता है 147, इसे अलग ले लिया। 2 इंटू 2 4, इंटू में 4, ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 16, इसे अलग मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और बचेगा फिर मेरे पास 11, जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक, तो 16 7 जा मेरे पास 112 हो गया, 11 कैरी फॉरवर्ड, 7 कैरी फॉरवर्ड, और ये आया ये। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 2, 5 और 2 7, 5 और 3 8, और फिर 3 और 2 5, और ये 2। ठीक है, 258, और डिवाइडेड बाय 100 भी था मेरे पास, तो 258.72। तो हमें नियरेस्ट टू एन इंटीजर बताना है, तो 259 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मजा आया सेशन में या नहीं? सेशन लंबा हुआ, लेकिन एक से बढ़ के एक सवाल हमने यहाँ पे देखे। सीजीएल मेंस के लिए एक आइडियल सेशन हो सकता है ये। एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी अगर मुश्किल सवाल आएंगे तो इतने मुश्किल उसमें भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लीजिए। आगे आप फ्यूचर में आईबी एग्जाम देंगे या टीसीएस को कोई भी एग्जाम देंगे, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होकर मिलेंगे, तो जरूर इसे करिए। ठीक है, और इसमें से अच्छे क्वेश्चंस जो है उनके नोट्स बनाइए। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप आरबी के ऑफिसर बैच से जुड़ के मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। सारे टेस्ट सीरीज, चाहे वो रेलवे की हो, आईबी को, एसएससी की हो, टॉपिक वाइज टेस्ट हो, वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो एक ही प्लान में आप कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ठीक है, और हर क्लास की पीडीएफ, ई बुक सब कुछ मिलता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपसे ही अलविदा लेता हूं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट आईबी एसीआईओ के बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।